तो गैस स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन के साथ। तो गैस देखो इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर आईआईटी जेम 2024-2025 का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है 2 PM पर। अभी जस्ट ये ओरिएंटेशन है, जस्ट आपको यहाँ पर कोर्स के बारे में पता चल रहा होगा कि कोर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए पूरे साल भर, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ओके, अब गैस सबसे पहले इन केस कोई मेरे को ज्यादा नहीं जानता, कोई हो सकता है कि कोई फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हो, कहीं से लिंक मिल गया हो। तो गैस इनकेस अगर मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा नाम है नितिन, मैंने अपनी एमएससी आईआईटी बॉम्बे से की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो रामजस कॉलेज से की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने अपनी एमएससी आईआईटी बॉम्बे से की थी और मैंने खुद से यार नेट गेट और जैम एग्जाम अच्छी रैंक के साथ निकाले हुए हैं। ठीक है, अब गैस आगे की बात करते हैं हम कि आपका जो कोर्स है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा 15 जैन से। ठीक है, और गैस इसके अंदर जो आपकी लगभग रहती है ना, थोड़ा यार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस हो रही होंगी। तो गैस जो हमारे पूरे ईयर के अंदर जो क्लासेस होंगी नंबर ऑफ आवर्स, तो लगभग आपके 500 आवर्स होंगे, प्लस माइनस 50 हो सकता है। ठीक है, वैसे प्लस ही होगा। ठीक है, जैसे इस साल भी काफी नंबर ऑफ आवर्स क्लासेस होगी, क्योंकि सिर्फ आपकी कोर्स की क्लासेस नहीं होंगी, उसके बाद फिर आपका रिवीजन कोर्स भी आएगा। रिवीजन कोर्स आपकी चॉइस होगी पर्सन कि अटेंड करना है तो करो, नहीं करना है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि रिवीजन कोर्स से अच्छा आपको सेल्फ स्टडी लगता है कि हम लास्ट में खुद से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो। लेकिन अगर ये आप कंफ्यूज हो जाते हो लास्ट में कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप किसी रीजन की वजह से कोई एक सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, तब हम लेट्स से कि हम बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम नहीं कर पाते। लेट्स से आपका कॉलेज का प्रेशर कुछ ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सीनियर अलग अलग होता है, कहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कहीं पे थोड़ा ज्यादा हेक्टिक होता है शेड्यूल, राइट। तो अगर कभी कभी सिचुएशन बन सकती है कि आप क्लासेस अटेंड ना कर पाओ, लेट्स से हमारे 2 सब्जेक्ट चले हुए हैं और आप वहां पर जस्ट आप एक सब्जेक्ट कवर कर पा रहे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप रिवीजन कोर्स से जस्ट उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो। आपके गाइस टोटल इन 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए जो तुम्हारा जैम का सिलेबस है उसके अंदर तुम्हारे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स के। पहले गाइस जो सबसे मेन डाउट रहता है, अगर आप आईआईटी जैम फिजिक्स दे रहे हो तो सिर्फ उसमें फिजिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ना तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, ना तुम्हारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के यार यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन अलग से मैथमेटिक्स जो तुम कंप्लीटली पढ़ते हो अपने बीएससी के दौरान, जो फिजिकल साइंस ले रखे होंगे, यानी कि जो जनरल बीएससी कर रहे हैं, ऑनर्स कोर्स नहीं कर रहे, तो वो वाली मैथ्स के नहीं आते यहाँ पर। जो हमें फिजिक्स के अंदर नीड पड़ती है जिन टॉपिक्स की, सिर्फ उनसे हमारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, जो हमें काम आते हैं फिजिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस। ठीक है, आपका फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके सिलेबस के अंदर नहीं होता है गाइस, ठीक है, क्योंकि आपने हो सकता है अपने बीएससी में किसी ने पढ़ा हो, किसी ने हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, बीएससी के अंदर, किसी के अंदर नहीं होते हैं। तो वैसे टॉपिक्स आईआईटी जैम के सिलेबस के अंदर नहीं होते हैं। ऐसे टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर रहेंगे जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में बात करूंगा, सिलेबस मैंने डाल रखा है पीडीएफ के अंदर, ठीक है, वो आपको मैं शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। तो लगभग आपके 500 की यहाँ पर क्लास रहेगी, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर रिवीजन कोर्स भी आ रहा होगा बाद में, जहां पर तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो और सारा सिलेबस रिवाइज भी कर सकते हो एक फास्ट वे में। ठीक है, साथ में गाइस आपके पास जो लाइव क्लासेस हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। और गाइस जो लाइव क्लासेस रहेंगी हमारी हाईली इंटरेक्टिव रहने वाली है, मतलब जूम क्लासेस रहेंगी। इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है तो अपना माइक ऑन करके आप साथ के साथ अपना डाउट को क्लियर भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप पेंडिंग रखो डाउट को। और एक चीज और, जैसे यार डाउट यहाँ पर हो, ठीक है, लेकिन 100% ना डाउट कभी भी सोल्व नहीं होते। ठीक है, एक स्टूडेंट को ना ये रहता है कि ना कि डाउट बस हम पूछते जाएं, लेकिन लिटरली यार तब तक खुद से उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे ना, मतलब चीजों के आंसर खुद से ढूंढना स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता है। मान लो कि तुमने आज डाउट पूछ लिया, ठीक है, मैंने बता दिया, 2 दिन बाद तुम उसको भूल जाओगे अगर खुद से उसके ऊपर एफर्ट नहीं मारोगे। ठीक है, तो एक सजेशन ये भी रहेगा साथ के साथ, लेट्स अगर आपको प्रॉब्लम में डाउट्स आ रहे हैं ना, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो उसको थोड़ा सा खुद से भी टाइम देना है कि उसको सोचो कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका जाकर जैसे तुम्हारी कोई प्रॉब्लम अटकी कि तुमने उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना, जैसे तुम्हारे पास हो अभी मत देखो। अभी तुम्हें अप्रोच डेवलप करनी है, क्या करनी है, अप्रोच डेवलप, कि हम प्रॉब्लम से ना हिंट निकाल पा रहे हो कि उसके अंदर कीवर्ड्स क्या दे रखे हैं। और गैस इस चीज में ना जिन्होंने जे की प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए काफी आसान रहता है, क्योंकि आपने पहले से पता है कि एंट्रेंस की पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपरेशन करते हैं। जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं काफी अलग चीज है, एंट्रेंस में काफी अलग चीज होती है। तो अगर आपको जे का एक्सपीरियंस है तो चीजें आपके लिए काफी आसान रहेंगी। लेकिन अगर आपने पहले जे की प्रिपरेशन नहीं की थी तब भी घबराने की नीड नहीं है, बस आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है ना, जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि जब टेस्ट देने लगते हैं, लेट्स से हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है यार, हमने क्लासेस अटेंड कर ली,
असाइनमेंट्स के हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर ली। पहली बात तो सारी प्रॉब्लम्स तुम सोल्व नहीं करते हो, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी बेकार चीज है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे हमारी क्लासेस खत्म हो रही हैं, तो एक जैसे कि हमारा टॉपिक खत्म हुआ तो आपको उसके असाइनमेंट सोल्व कर लेने कंप्लीट के कंप्लीट, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन से आप जा चुके, ठीक है। क्योंकि क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। लेट से हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसके अंदर हम कितना टाइम दे लेंगे, लेट से हमने 10 आवर्स की क्लासेस दे दी उसको, राइट। तो आपको क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ना, है ना। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हालांकि इस क्लास के अंदर हम सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले, लेकिन बात ये कि तब तक खुद से नहीं करते ना, तब तक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, जैसे कि मैंने बोला, तो ये कंप्लीट करने हैं साथ के साथ, ठीक है। साथ में गाइस आपको यहाँ पर रेगुलर टेस्ट मिल रहे होंगे, जैसे एक टॉपिक हमारा खत्म होगा उसका आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ क्या हमने कितना सीखा है, ठीक है। वो जरूरी है गाइस, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अगर टेस्ट नहीं दोगे, बिलीव मी लास्ट टाइम बहुत रिग्रेट होता है कि हमने पहले टेस्ट क्यों नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, जैसे हमारे टॉपिक खत्म होगा आपके टेस्ट हो रहेंगे। और लास्ट में गाइस आपके पास यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आ रही, जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे, आपके पास मिक्स टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। रेगुलर टेस्ट है आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मिक्स टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास एक प्रॉपर टेस्ट रहेगा, क्वेश्चन सारे अलग अलग रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पूरा अलग अलग रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये था यार थोड़ा सा ओवरव्यू कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। अब गाइस देखो आगे की बात करते हैं हम लोग। तो गाइस जो अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं ना, जो अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ये मेरा क्या टॉपिक है यहाँ पर देखो, कि हमारे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम और ये एग्जाम कब हो रहे होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम आता है वो है TIFR आता है, ठीक है। TIFR गाइस किस लिए, अगर इनकेस कोई स्टूडेंट इंटीग्रेटेड MSc PhD करने में इंटरेस्टेड है, तो वो TIFR को टारगेट कर सकता है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपके पास TIFR और ISc गाइस दो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि आपके काफी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप इनके अंदर जाते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा वो अच्छी चीज है, ठीक है। काफी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पर खुल रही होंगी। उसके बाद गाइस आपका फैब के अंदर IT जैम एग्जाम हो रहा होगा। उसके बाद जेस्ट एग्जाम आपका फैब में होगा। फैब में गाइस देखो जेस्ट एग्जाम का ऐसा है, अगर मैं आपको थोड़ा शेड्यूल बताऊं, फैब का शेड्यूल क्या रहता है। फैब में ना 3 एग्जाम्स होते हैं हमारे फिजिक्स के। पहला होता है गेट। गेट एग्जाम जो होता है वो फर्स्ट संडे को होता है, ठीक है। गेट एग्जाम जो होता है वो फर्स्ट संडे को होता है। गाइस यहाँ पर कंप्लीट ओवरव्यू मिल रहा होगा तुम्हें सारा, ताकि बाद में ना तुम्हें ये जो छोटे छोटे डाउट्स है ना पूरे साल भर तुम्हें आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे डाउट्स को तुम्हारे सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको कोई क्वेरी ना बच रही हो, ठीक है। तो आप इनके नोट्स भी ले सकते हो, बाकी PDF तुम्हें अवेलेबल रहेगी, ऐप पर कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गेट है आपका फर्स्ट संडे को। उसके बाद IT जैम का एग्जाम होता है आपका सेकेंड संडे को, सेकेंड संडे ऑफ फैब, ठीक है। ऐसे ही जो जेस्ट का सही टाइम है, जो सही टाइम है, अगेन गाइस सही टाइम बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना तुम्हारा काफी टाइम से पोस्टपोन चल रहा है, मतलब कि पिछले 2 साल से तुम्हारा ये मार्च अप्रैल में हो रहा है, और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक इसके फॉर्म रिलीज नहीं किए गए हैं। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो 19 फेब उन्होंने डेट दे रखी है, लेकिन अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी तुम्हारे मार्च या फिर अप्रैल में ही जा रहा होगा। तो ये आपका फैब का शेड्यूल रहता है। फर्स्ट संडे को गेट का एग्जाम होता है, सेकंड संडे IT जैम, थर्ड संडे जेस्ट। अब जो गेट का एग्जाम है गाइस वो आप दे सकते हो, लेकिन कोई फायदा होता नहीं है कि आपको थर्ड ईयर में देने से कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसको MSc के अंदर जाके ही फोकस करना, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस भी एक्स्ट्रा होता है। जो अभी आपके काम के एग्जाम से वो एक IT जैम एग्जाम है, एक जेस्ट एग्जाम है। हालांकि जेस्ट सिलेबस, जो जेस्ट का एग्जाम है इसके अंदर भी गाइस तुम्हारा MSc का सिलेबस होता है। मतलब जो जेस्ट एग्जाम होता है ना वो ऐसा होता है कि BSc और MSc स्टूडेंट जो पेपर देते हैं ना वो सेम पेपर देते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर BSc के टॉपिक्स भी होते हैं, MSc के टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन जो रैंक निकल के आती है BSc वाले स्टूडेंट्स की वो अलग निकल करके आती है, ठीक है। यानी कि BSc वालों का BSc के साथ कंपटीशन है, MSc वालों का MSc के साथ कंपटीशन है, लेकिन सिलेबस BSc प्लस MSc है, ठीक है। तो अगर आपने BSc का सिलेबस अच्छे से कर रखा है और कुछ टॉपिक्स आप MSc के कर लेते हो, ठीक है, तो आपका काफी अच्छे रैंक यहाँ पर निकल करके आ सकती है, ठीक है। IT जैम गाइस आपका यहाँ पर मेन एग्जाम रहेगा। और अगर बात की जाए ना जो IT जैम एग्जाम है, इसका सिलेबस भी तुम्हारा एक बेसिक सिलेबस है जो तुम्हारे हर एक एग्जाम के अंदर आ रहा होगा। जैसे तुम TIFR एग्जाम की बात करो, ठीक है, जैसे तुम जैम का तो है ही, जेस्ट एग्जाम की बात करो, CUT की बात करो। CUT ने गाइस जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिलेबस दे रखा है वो बिल्कुल जैम वाला कॉपी पेस्ट कर रखा है, ठीक है। जेस्ट का सिलेबस जो है उसके अंदर MSc के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है। TIFR के अंदर कुछ हल्के फुल्के टॉपिक एक्स्ट्रा है, तुम ये कह सकते हो ऑलमोस्ट तुम्हारा 5 to 10% सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और लेवल हार्ड है। अगर गाइस इनको मैं लेवल वाइज लगाऊं कि सबसे आसान पेपर कौन सा होता है, उससे डिफिकल्ट कौन सा होता है, तो सबसे आसान पेपर जो हमारा होता है वो होता है
CUT एग्जाम, ठीक है। क्या होता है? CUT होता है हमारा सबसे आसान, उसके बाद होता है हमारा IIT जैम, उसके बाद होता है हमारे पास क्या? TIFR, और फिर होता है हमारे पास जेस्ट एग्जाम। अगर लेवल वाइज की बात करोगे तुम, देखो TIFR के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन जेस्ट में क्या है, MSc के टॉपिक्स भी इंक्लूड रहते हैं, तो इस वजह से मैंने जेस्ट को थोड़ा हार्ड लेवल के ऊपर बोला है, ठीक है। लेकिन इनका ऑलमोस्ट तुम सेम लेवल कह सकते हो, बस इसके अंदर तुम्हारा MSc के टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो एक अलग चीज बना देती है इसको, ठीक है। तो हमारा CUT के अंदर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। पहले का CUT के ना एग्जाम्स जो है वो अलग अलग होते थे, जैसे कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, JNU है, इनके अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट होते थे। लेकिन अभी आपके टाइम से, ठीक है, लास्ट ईयर भी तुम्हारा JNU, BHU, HU का एक साथ हुआ था, लेकिन जो तुम्हारा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी उनका अलग से एग्जाम कंडक्ट हुआ था। लेकिन तुम्हारे टाइम पर ये सारे एग्जाम्स एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको जस्ट एक एग्जाम देना है, और इंडिया में जितने भी तुम्हारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो तुम्हारी कवर हो जाएंगे। 42 यूनिवर्सिटी टोटल कवर है, और लास्ट में लगभग 7-8 यूनिवर्सिटी और भी ऐड हुई थी, तो लगभग 50 यूनिवर्सिटी के आसपास है जो CUT के अंडर में आ रही होंगी, ठीक है। 50 यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। IIT जैम के अंदर अभी मैंने सारी PDF डाल रखी है आगे, उसको हम देखेंगे। IIT जैम के अंदर गाइस 21 IITs के अंदर एडमिशन मिलता है आप लोगों को, साथ में जो NITs है उनके अंदर एडमिशन मिलता है, साथ में जो ISC बैंगलोर है उसके अंदर एडमिशन मिलता है। ISC बैंगलोर गाइस इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अगर रैंकिंग वाइज देखोगे तो नंबर 1 पे ISC है, ठीक है। TIFR पार्टिसिपेट नहीं करता रैंकिंग में, तो यहाँ पर अगर ये रैंकिंग में पार्टिसिपेट करता तो ये भी काफी अच्छी रैंक पे आ रहा होता, मतलब ISC से ऊपर भी जा सकता था ये, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो इंडिया में जो इंस्टीट्यूट्स है ना, TIFR और ISC, इनके पास फंडिंग बहुत है। सारा गेम होता है फंडिंग का। अगर आप MSc करने जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट के पास कितना पैसा है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट के पास पैसा होगा तभी वो आपकी रिसर्च के ऊपर पैसा लगा सकता है, क्योंकि रिसर्च या सस्ती नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर पैसा लगता है, ठीक है। इक्विपमेंट्स लेके आने होते हैं, जो हमें नेसेसरी चीजें होती हैं वो करनी होती है, राइट। लेट्स से अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी एक अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है, ये नहीं कि हम नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हो उसके अंदर कोडिंग नहीं हो पाती है। ये कोडिंग वहां पर ये नहीं कि 1-2 घंटे के अंदर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, वो कई दिनों तक चलता है, ठीक है। तो लैब सेटअप करने में एक्सपेंस लगता है काफी, और अगर आप एक्सपेरिमेंटल चूज कर रहे हो फिर तो यार करोड़ों की मशीन होती है। अगर आप IIT के अंदर बात करोगे तो आपको वहां पर मशीन मिलेंगी, ठीक है। अगर आप TIFR की बात करोगे आपको और अच्छी मिलेंगी। जस्ट अगर आप किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहां पर मिलेगी। जेस्ट के अंदर गाइस काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, लगभग 40 के आसपास हैं, उनके अंदर आपको एडमिशन मिलता है। TIFR के अंदर बात की जाए तो TIFR के यार 4 सेंटर है, ठीक है। अगर आप TIFR एग्जाम क्रैक करते हो तो 4 सेंटर है TIFR के, आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। IIT जैम से ISC 21 IITs हैं, उसके बाद फिर NITs हैं आपके पास, फिर आपके पास 2 CFTI भी हैं, ठीक है, उनके अंदर एडमिशन मिल सकता है। और इसके अलावा आपके पास एक JNCASR भी है, ठीक है, और आइजर्स भी है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। अभी आगे डिटेल में पूरी लिस्ट भी डाल रखी है मैंने, थोड़ी देर में वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सारे यहाँ पर एग्जाम्स रहेंगे जो मेन एग्जाम्स हैं। बाकी यार जो लोकल कॉलेज होते हैं वो भी मतलब जो लोकल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी एंट्रेंस एग्जाम लेती है, ठीक है। आप जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है ना वो भी अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में भी एक यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो उनके अंदर भी जो सिलेबस रहेगा वो आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। हल्का फुल्का टॉपिक ये कह सकते हो लगभग 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो आपका बेस, अगर तुम हर एक एंट्रेंस का सिलेबस का बेस देखोगे तो IIT जैम का सिलेबस ही होता है, मतलब ये टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूडेड रहते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेस मिल गया होगा कि आपके कितने एग्जाम्स होते हैं MSc एंट्रेंस के, ठीक है। और गैस कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन यार ज्यादा नहीं होता है। IIT जैम जो है लगभग 14,000 to 16,000 एस्पिरेंट्स देते हैं, जस्ट मतलब इतने तो फॉर्म फिल करते हैं, देने तो लगभग 11-12 हजार ही जाते हैं, उनमें से मुश्किल से 3,000 बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, मुश्किल से 3,000 प्रिपेयर करते हैं। और उन 3,000 में से सीरियस लगभग कितने होते हैं? 1200-1300 बच्चे सीरियस होते हैं। IIT के अंदर सीट कितनी होती है? 700 सीट होती है, ठीक है। तो 700 सीट्स होंगी तुम्हारी MSc फिजिक्स की, ठीक है। तो ये चीज है। तो आई होप कि यहां तक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब गाइस बात की जाए कि इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है यार हमने MSc कर ली अच्छी जगह से, लेकिन इसका फायदा क्या है, ठीक है, क्या हमें जॉब मिल रही होगी? मेन क्वेश्चन तो यही आता है, काफियों को डाउट होगा भी। तो गाइस इसके अंदर बात की जाए जो मेन आपके लिए रहेगा वो 2 चीजें हैं। पहला है साइंटिस्ट, कि आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, तो आप रिसर्च में जाना चाह रहे हो, और दूसरा है कि आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो। गाइस देखो ये जो MSc आप कर रहे हो ये प्योर साइंस स्ट्रीम है, ठीक है। तो मेन तो आपकी ये 2 जॉब्स हैं, कोर जॉब्स, ठीक है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में यार और टाइप की डिफरेंट जॉब्स भी खुलती हैं, थोड़ी कोर भी खुलती है, नॉन कोर भी खुलती है। कोर यार वही आपकी जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गया या फिर कंटेंट डेवलपमेंट में आ गया,
तो उस टाइप की जॉब्स आपको यहाँ पर और मिल रही होंगी। अगर प्राइवेट में बात करें, ठीक है, जैसे कि यार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, तो वहां पर आप एज अ कंटेंट डेवलपमेंट में जा सकते हो, या फिर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जा सकते हो, SME। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर है। फिर आप टीचिंग कर ही सकते हो। ठीक है, तो गैस मेनली जो है वो टीचिंग का ही रहेगा। ठीक है, बाकी साइंटिस्ट पोस्ट भी है, लिमिटेड सीट्स होती है। और गैस इसके पीछे एक रीजन भी है। पहली बात तो ये है कि एक, चलो ठीक है यार, हमारा एक एजुकेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इसका जो आउटकम निकल करके आता है ना, वो उतना एक्सपेक्टेड नहीं आता है जितना हम सोच के चलते हैं। ठीक है, तो हर साल यार आपकी वैकेंसी जो है बार्क में निकलती है। ठीक है, DRDO का यार फिक्स नहीं होता है, कभी निकलती है कभी नहीं निकलती, लेकिन बार्क की बात की जाए तो हर साल आपके यहाँ पर वैकेंसी निकल रही होंगी। तो आप वहां पर उसका एग्जाम करेक्ट करके कर सकते हो। ये आफ्टर MSc भी दे सकते हो आप, आफ्टर BSc भी दे सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आफ्टर BSc मत जाना, आफ्टर MSc में ही फायदा है जाने में। ठीक है, तो आफ्टर पहले आपको MSc करनी है, तब आप MSc के सेकंड ईयर में जा चुके होगे, उसके बाद फिर आप एग्जाम ये दे सकते हो बार्क का। ठीक है, फिर आपका एग्जाम करेक्ट करना होगा आपको। सिलेबस गेट वाला रहेगा, अगर आप गेट नेट की प्रिपरेशन करते हो आगे, तो सिलेबस जो है बिल्कुल वही रहने वाला है। ठीक है, तो MSc आपको करनी है, उसके बाद फिर आप बार्क एग्जाम दोगे, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होगा। ठीक है, और गैस एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, पीछे में बोलना भूल गया इधर, आपका जो IIT जैम के अंदर ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आप ISc को चूज करते हो IIT जैम के थ्रू, तो आपको फिर वहां पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि ISc के अंदर आपको सिर्फ MSc ऑफर नहीं होती है, आपको वहां पर इंटीग्रेटेड MSc PhD मिलती है। तो जहां पर भी आप इंटीग्रेटेड MSc PhD के अंदर जा रहे हो, वहां पर आपको इंटरव्यू देना ही होगा। अगर आप सिर्फ MSc के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो इंटरव्यू वहां पर नहीं देना होगा। अगर कहीं पर इंटीग्रेटेड में जा रहे हो, MSc PhD एक साथ, तो वहां पर आपको इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा है आपका रहेगा, क्योंकि डाउट रहता है कि इंटरव्यू कब होगा कब नहीं होगा। तो अगर MSc में जा रहे हो तो इंटरव्यू नहीं है, अगर इंटीग्रेटेड MSc PhD में जा रहे हो तो इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो यहाँ पर क्लासेस में कवर होगा ना, इसी के आसपास के क्वेश्चंस ही आ रहे होंगे। ठीक है, अगर क्लास को सीरियसली लेते हुए चलोगे तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आराम से करेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब देखो गाइस आगे की बात करते हैं। बात की जाए जो सेकंड चीज है, प्रोफेसर। अब गाइस प्रोफेसर बनने के लिए जो रास्ता है वो छोटा रास्ता नहीं होता है। मैं आपको पहले क्लियरली बता देता हूँ कि ये नहीं कि आपने MSc की, मतलब बन भी सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली सबके लिए रास्ता छोटा नहीं होता है वाला। ठीक है, अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो आप आफ्टर MSc बन जाते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे जूनियर वाले बैच में से 2 बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप बन भी सकते हो, कि आपने जैसे MSc पास आउट की, तुरंत वैकेंसी आ गई, तुरंत एग्जाम भी हो गया, तुरंत उसका रिजल्ट भी आ गया, तुरंत उसका इंटरव्यू भी हो गया, तुरंत प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि यार गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं, थोड़े स्लो भी चलते हैं, कोई डेट डिफाइन नहीं है कि कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब एग्जाम हो रहा है, कब इंटरव्यू आ रहे हैं, मतलब प्रोसेस में 2-3 साल भी लग सकते हैं, तो वो वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी किस्मत ही मैटर करेगी। और यहाँ पर आप आफ्टर MSc भी बन सकते हो, लेकिन अगर आप आफ्टर MSc करते हो तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आपको प्रमोशन यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप PhD करके जाते हो तो आपको प्रमोशन भी बाद में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर लेट्स से आपका मन ये है कि इंडिया के बिल्कुल यार जो टॉप इंस्टीट्यूट है आपको वहां पर प्रोफेसर बनना है, ठीक है, कुछ का मन में होता है ना कि IIT में बनना है, NIT में बनना है, या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर मेरे को प्रोफेसर बनना है, क्योंकि वहां पर रिसर्च भी हो रही होती है साथ में। ठीक है, वहां पर साथ में रिसर्च भी हो रही होती है, यानी कि वहां पर आप सिर्फ टीचिंग नहीं कर रहे होते हो, वहां पर आप रिसर्च भी कर रहे होते हो साथ में। अगर आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे तो वहां पर इतनी रिसर्च नहीं हो रही, जैसे आप अपने स्टेट कॉलेजेस की बात करोगे तो वहां पे इतना रिसर्च को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि फंडिंग नहीं है, वही बात है। ठीक है, फंडिंग नहीं है, ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हो IITs की, NITs की, या फिर आप बात करते हो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, तो वहां पर जो प्रोफेसर होते हैं वो रिसर्च के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से फिर स्टूडेंट को भी एक्सपोजर मिलता है रिसर्च का। ये अगर प्रोफेसर रिसर्च कर रहा होगा तभी तो स्टूडेंट भी रिसर्च करेंगे ना, अगर प्रोफेसर ही रिसर्च नहीं कर रहा है तो फिर स्टूडेंट भी कहाँ से करेंगे, इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे, है ना। तो वो चीज है। तो अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट में बनना है तो आपको क्या करना होगा, MSc तो यार मस्ट है, इसके साथ में आपको PhD लगेगी। ठीक है, सिर्फ PhD से भी काम नहीं चलेगा, तो आपका रास्ता लंबा होगा। क्या होगा, लंबा होगा। MSc की बात की जाए तो 2 साल, PhD की बात की जाए डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपकी 4 में भी हो जाए, लेकिन 4 में किसी की होती नहीं है। ठीक है, मतलब रेयर चांस में हो सकती है। 4 to 6 ईयर्स आप यहाँ पर मान के चल सकते हो, लगभग आपको 4.5 साल तो लगेंगे ही। ठीक है, 4.5 से 5 मैक्सिमम का होता है टाइम, 5.5 तक भी जा सकता है,
और खींचने को तो हमारी 6 साल तक भी जा सकती है पीएचडी। ठीक है, तो ये आपका है। उसके बाद पोस्ट डॉक आपकी यहाँ पर 2 साल। ठीक है, अगर गाइस आप किसी भी प्रोफेसर की अगर आप सर्च करते हो, जाकर के थोड़ा सा देख लेना अच्छा ऐसे, आईआईटीएस में जो प्रोफेसर बने हुए अगर आप उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाओगे तो इतना तो उन्होंने कर ही रखा होगा, एक पोस्ट डॉक तो कर ही रखी होगी, और हो सकता है उन्होंने 2-3 पोस्ट डॉक भी कर रखी हो। ठीक है, या फिर एक वर्ड वहां पर और मिलेगा तुम्हें, रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम आफ्टर पीएचडी थोड़ा सा गैप आ जाता है, लेट्स से हमारे पास 6 या 1 साल का हमारे पास गैप है थोड़ा सा बीच में, तो वहां पर हम रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये सैलरी बेस्ड हो जाता है गाइस। पीएचडी के अंदर लगभग आपको पहले 2 साल के अंदर 31,000 मिल रहे होते हैं फर्स्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, 31 के। फिर आगे जो है उसके बाद जो आगे के 3-4 साल है उसके अंदर आपको 35K मिल रहे होंगे। ठीक है, उसका तब आप पोस्ट डॉक करते हो तो आपको यहाँ पर मंथ 40K मिलेंगे। और तब रिसर्च एसोसिएट हो तब भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको पैसे मिल रहे होंगे, ये नहीं कि फ्री है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारा एक्सपीरियंस लेना होता है। तो प्रोफेसर की प्रोफाइल में देखोगे तो ये आपको मिल रहा होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर तब आप बनते हो तो आपकी स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है ज्वाइन करते ही वो लगभग 92 से 95,000 तक जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस एरिया में, क्योंकि बेसिकली एचआरए है ना, वो हमारे लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हम कहाँ पर हमारी पोस्टिंग हो रही है, तो हमारी जो सैलरी वेरी करती है तो वो आपकी 90 से 95 के बीच में रह रही होगी। ठीक है, तो ये आपकी पर मंथ की मैं सैलरी यहाँ पर बोल रहा हूँ 90 से 95। फिर जैसे आप प्रमोशन लेते हो तो आपकी लगभग 3 साल के अंदर ये लगभग 1.25 लाख के आसपास हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपकी 1.5 लाख तक। और अगर आप और प्रमोशन ले लेते हो, पूरे अच्छे से प्रोफेसर बन जाते हो, तो आपकी 1,75,000, और अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो तो आपकी 2.5 लाख तक जा सकती है। ठीक है, 3 लाख एक लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है, 3 लाख एक लास्ट बार है तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर प्रोफेसर का। ऐसे अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो अगर आप बार के अंदर ज्वाइन करते हो जैसे तुरंत ही, तो पहले आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है 60,000 का, सॉरी 50,000 आई गेस, थोड़ा सा यहाँ पर डाटा इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, शायद 50,000 या फिर 60,000 में से एक फिगर है। मैंने इंटरव्यू लिया था लास्ट ईयर, आई गेस 50,000 था। ठीक है, 50,000 स्टाइपेंड मिलता है फर्स्ट ईयर, और उसके बाद फिर आप तब ज्वाइन कर लेते हो तो 80,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग में। फिर वहां पर भी उनका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, 3-4 साल में प्रमोशन हो जाता है, तो फिर 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं वहां पर ही पर मंथ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर तो यानी कि आपको अगर इस पाथ से जा रहे हो, इन द एंड आपको एक अच्छी चीज यहाँ पर मिल रही होगी। लेकिन यही है कि हार्ड वर्क बहुत लगेगा। अगर ये सोच के बैठे हो कि चीजें आराम से हो जाएंगी तो ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप देखो चीजें मिलती तब ये तब हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ मिलेगा भी नहीं, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो ये रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग है फिर। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक की चीजें जो है वो क्लियर होंगी सभी को। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो अब गाइस देखो यहाँ पर क्या है, ये तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें बताया इसके बारे में। अब थोड़ा सा यार हम ना जान लेते हैं एग्जाम्स के बारे में, कि हमारा जो एग्जाम है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, कोर्स के बारे में बाद में करेंगे बात। ठीक है, पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि हमें यहाँ पर कौन कौन से हमारे एग्जाम है। पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी बाद में, इसकी टेंशन मत लेना। अगर की पॉइंट्स कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, पहले गाइस यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, हमारे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं आईटी जेम सिलेबस के अंदर। आई होप कि सबको विजिबल हो गए, विजिबल है? यस सर। ओके, तो जो आपका सिलेबस है उसके अंदर आपके 7 टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, मतलब 7 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, इसके अंदर गाइस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस, वेक्टर्स। ठीक है, जिनके बिना आगे की चीजों को डील करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। उसके बाद गाइस आपकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 30% के आसपास आपका वो है जो आपने 11th क्लास में कवर किया है, मतलब 30 से ज्यादा कह सकते हो, 30 से 50% के बीच में। ठीक है, तो ये आपका 11th क्लास का रहेगा, और बाकी के जो टॉपिक्स रहेंगे वो यहाँ पर नए रहेंगे। देखो गाइस, जो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर बिल्कुल पहले बेसिक्स के साथ स्टार्ट होगा, जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th और 12th में पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसका लेवल अप होता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ ही, लेकिन धीरे धीरे लेवल अप होगा। अब दिक्कत कहां पर आती है ना, स्टूडेंट बेसिक के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि यार ये तो हमने पहले पढ़ा है, आता है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। लेकिन तब चीजें एडवांस होती है ना, तो वो दिक्कतें डालती है। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर हमने कोई चीज पहले पढ़ रखी है उसको सीरियसली नहीं लेंगे, उसको सीरियसली लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स की बात करते हो ना, आईटी जेम एग्जाम की बात कर ले, तो उसके अंदर लगभग तुम्हारा, तुम ये कह सकते हो कि 20 से 35 नंबर का, 20 से 35 मार्क्स का तुम्हारा 11th-12th के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आता है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स के 20 नंबर से कम भी मार्क्स आते हैं।
तो उसका रीजन क्या है कि वो बेसिक्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक्स को पकड़ना है, उसके बाद लेवल अप करते जाना है। ठीक है, लेवल अप करते जाओगे, मार्क्स बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग के गाइस 40 मार्क्स सिक्योर करना काफी आसान काम है, उसके अंदर मेहनत नहीं लगेगी ज्यादा। अगर कोर्स को सीरियसली फॉलो किया है, असाइनमेंट करते जा रहे हो, टेस्ट देते जा रहे हो, आराम से 40 नंबर बन जाएंगे। अब उसके ऊपर जाने की जो एफर्ट है ना, वहां पर बात लगती है कि आपने सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड की कि नहीं की, जो कंसेप्ट है वो आपने समझे कि नहीं समझे, असाइनमेंट आपने अच्छे से किया कि नहीं किया। क्योंकि देखो आधी बार होता है कि जस्ट ना हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, आधी बार होता है कि हम उसको डिटेल में जाके कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज है कि हमने डिटेल में कोर्स को किया कि नहीं किया, तो उनके ऊपर वो डिपेंड करेगी। क्योंकि देखो कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन तो कर डालते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उसको गलत सोच जाए। ठीक है, या फिर हम शॉर्टकट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में शॉर्टकट को प्रेफरेंस देने की नीड नहीं है। जो शॉर्टकट वाली चीज है जो लास्ट टाइम के लिए होती है, स्टार्टिंग में पूरे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अप्रोच बिल्डिंग के ऊपर टाइम देना स्टार्टिंग के मंथ्स में। अभी आपके पास 1 ईयर का टाइम जो 2024 वाला स्प्रिंट है, और जो 2025 आपके पास तो 2 इयर्स है। ठीक है, तो अगर आपका थोड़ा सा 11th-12th का बेस भी वीक है, तो आप उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस कर सकते हो। आप एचसी वर्मा बुक को रेफर कर सकते हो साथ के साथ 11th-12th को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, हालांकि जो पोर्शन में नीडेड होगा मैं सारा यहाँ पर रिवाइज करवाता हुआ जाऊंगा, लेकिन ये है कि अगर आप साथ में कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते जाओगे 11th-12th की, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ही। ठीक है, कंसेप्ट और अच्छे से निकल करके आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस देखो मैकेनिक्स होगी, उसके बाद ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। अगर ऑक्सीलेशंस की बात की जाए तो काफी आसान है, आधा तो हम कुछ मैकेनिक्स के अंदर कर लेते हैं, कुछ चीजें वो भी हैं जो हमने क्लास 11th के अंदर की हैं। वेव्स के अंदर भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे जो स्टैंडिंग वेव हमने की होती है, राइट, जो स्ट्रिंग के अंदर की होती है, ऑर्गन पाइप के अंदर की होती है, याद आ रहा है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, उससे तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आ ही जाता है, आईआईटी जम एग्जाम में। तो तुम्हारा अगेन क्लास 11th का टॉपिक है। फिर ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स, हमारी लेंसेज, मिरर्स। ठीक है, सारी की सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पर भी, और जैम के अंदर भी तुम्हारा वहां से क्वेश्चन निकल के आता है। फिर डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का बेस हमने देख रखा था 11th क्लास के अंदर, यहाँ पर उसका एडवांस लेवल रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने बेसिक किए होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसकी अगर तुम बात करोगे, हर एक टॉपिक तुमने मोस्टली पढ़ रखा होगा, बस एक पोलराइजेशन एक नया चीज है, पोलराइजेशन भी तुमने 1-2 टॉपिक कर रखे होते हैं, जैसे ब्रूस्टर लॉ का रखा होता है। ठीक है, ब्रूस्टर लॉ हमने कर रखा होता है 11th या 12th क्लास में। ठीक है, शायद 12th क्लास में क्या होता है, हाँ 12th क्लास में क्या होता है ऑप्टिक्स के अंदर ही। ठीक है, तो वहां पर हमने किया होता है, लेकिन उसके अलावा जो पोलराइजेशन टॉपिक रहेगा वो आपका कंप्लीटली न्यू रहेगा यहाँ पर। तो ये नहीं है कि आपका सिर्फ पुराना पोर्शन है, जस्ट बेस रहेगा पुराना, उसके बाद आपके एडवांस टॉपिक यहाँ पर आ रहे होंगे। फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अगेन आपने किया हुआ है, हमने फोर्स देख रखी होती है, हमने फील्ड देख रखी होती है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहा होता है, राइट। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन भी की होती है। हमने फ्लक्स, फ्लक्स नहीं था शायद से, फ्लक्स होता है क्या 12th क्लास में, मेरे को याद दिलाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे मैग्नेटिज्म की बारी है, तो वहां पर भी हमने चीजें कर रखी होती हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रखी होती है बायट-स्टोक्स लॉ यूज करते हुए, है ना। फिर हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी देख रखा होता है, इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर हमने इंडिविजुअली देख रखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर हम दोनों को एक साथ भी देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कर रखा होता है 12th क्लास में, हल्का सा बेस। तो यहाँ पर भी तुम्हारे वो सेम चीजें हैं, बस टॉपिक जो है थोड़े से और एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी तुम ये कह सकते हो कि लगभग तुम्हारा यहाँ पर 30 से 35% तुम्हारा वही सिलेबस है जो तुमने 12th क्लास में किया था इसका। ठीक है, बाकी सारा कंप्लीटली एडवांस जाएगा। ठीक है, उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, 11th क्लास में केमिस्ट्री में आता है, थर्मोडायनेमिक्स याद है। तो केटीजी ऑलमोस्ट वैसा कुछ नए टॉपिक रहेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपका जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है वो आपका यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आपका नया टॉपिक आता है, लेकिन आपने जो मोस्टली जो पहले वाले टॉपिक है वो किए होते हैं, फर्स्ट लो हमने किया होता है, हमने कार्नोट साइकिल देखी होती है कि क्या होती है ना। तो बेस हमारे पास होता है, बस यहाँ पर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस ये फर्क है। टॉपिक वही है लेकिन जस्ट लेवल एडवांस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट वहीं से करेंगे जो तुमने 11th-12th में पढ़ा है, और फिर उससे हम लेवल अप कर रहे होंगे। ठीक है, फिर गाइस बात की जाए मॉडर्न फिजिक्स की, इसके अंदर भी आपने कुछ टॉपिक्स पहले देख रखे होते हैं, खासकर बोर मॉडल की बात की जाए वो आप लोगों ने देख रखा होगा। ठीक है, उसके बाद एसटीआर आपके लिए कंप्लीटली नया टॉपिक रहेगा, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, ये कंप्लीटली नया टॉपिक रहेगा। उसके बाद आगे का भी आपके पास ये नया टॉपिक रहेगा यहाँ पर सारा, बस यहाँ पर आपके पास ये एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो आपने पहले का रखा होता है। ठीक है, और साथ में क्या किया होता है आपने, एक एटॉम बोर एटॉमिक मॉडल, बाकी सारा आपका पोर्शन यहाँ पर नया रहने वाला है। और एक चीज और कर रखी होती है हमने, रेडियो एक्टिविटी, याद आ रहा है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर उसका एडवांस वर्जन आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर नए टॉपिक्स हैं, मतलब ये पुराने टॉपिक्स हैं, बाकी सारे नए टॉपिक्स हैं यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है,
उसके बाद फिर गाइस आपके पास होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इसके अंदर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप लोगों ने पहले की होती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो चीजें वो यहाँ पर सारी नहीं रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। हल्का फुल्का छोटी मोटी चीजें तो की होती है, जैसे हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया होता है 12th क्लास में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। वहां पर हमने देखा होता है एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक, राइट। आई होप रिकॉल कर पा रहे हो केमिस्ट्री में क्या होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है। तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स आए, तो ये अब यहाँ पर फिजिक्स में आपका यहाँ पर आ रहा होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर आप लोगों ने पहले क्या होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, हल्का सा वो बेस होता है जस्ट वहां पर कि होते क्या चीजें हैं, हम यहाँ पर उनको गहराई में समझ रहे होंगे यहाँ पर कि एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका रहेगा, तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि वो ही है। तो गाइस अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूँ ना, तो आप ये कह सकते हो कि आपका लगभग 20 से 30% सिलेबस आपका 11th-12th का रहेगा, बाकी जो आपका है सारा नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये रफली ये कह सकते हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आईआईटीज के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? 21 आईआईटीज हैं गाइस आपके पास। उसके बाद आपके पास एनआईटीज हैं, फिर आपके पास आईईएसटी गाइस, ये आपके पास यहाँ पर क्या है सीएफटीआई है, आईईएसटी और एसएलआईटी, फिर आपके पास डीआईएटी है। ये गाइस देखो एक चीज समझना है यहाँ पर कि ना हमारे पास आईआईटीज के अंदर जो एडमिशन होता है वो आईआईटी जेम काउंसलिंग से होता है, और जो एनआईटीज के अंदर जो एडमिशन होता है और जो बाकी के सीएफटीआईज हैं इनके अंदर जो एडमिशन होता है वो हमारा किस होता है सीसीएमएन। इसका बाद में अलग से फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम आपको आईआईटी जेम ही देना है, इसके अलावा कोई आपको एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस की बात हो रही है, काउंसलिंग प्रोसेस अलग अलग होता है, आईआईटीज का अलग से होता है, एनआईटीज का अलग से होता है। तो पहले आपको जेम एग्जाम निकालना है इन दोनों के लिए, आईआईटीज के लिए भी, एनआईटीज के लिए भी, आईएससी के लिए भी, ठीक है। आपको जेम एग्जाम निकालना है, इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा ऊपर वाले में आईआईटीज में, और इसके अंदर आपको इंटरव्यू देने की नीड नहीं है, यहाँ पर आपका डायरेक्टली एडमिशन होता है। लेकिन बात की जाए आईएससी की, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, तो आपको इंटरव्यू भी देना होगा। फिर ऐसे जेएनसीएसआर है, यहाँ पर भी आपका एमएससी पीएचडी में जाएगा, तो इसके अंदर भी आपको इंटरव्यू देना होगा। फिर आपके पास यहाँ पर आइजर है, आइजर भोपाल और आइजर पुणे, ठीक है। तो इनके अंदर भी आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा, ओके। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं, राइट। तो इन सभी में आपको एडमिशन मिल सकता है आईआईटी जेम एग्जाम से। इसके बाद गाइस पैटर्न की अगर बात की जाए, पैटर्न गाइस आपके यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, आपके टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। आपके एमसीक्यूज होते हैं, आपके पास यहाँ पर एमएसक्यू होंगे, आपके पास एनएटी होंगे। एमसीक्यू मतलब कि जस्ट आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, एमएसक्यू मतलब कि आपके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, एनएटी मतलब कि आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको वहां पे नंबर लिखना होगा आंसर में, ठीक है। तो 3 टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये पैटर्न का है। डिटेल आप इनको भी ज्यादा सीरियसली मत लो, डिटेल से लास्ट में काम आती हैं चीजें, ठीक है, कि आखिरी के 2-3 महीने में देख रहे हो कि पैटर्न किस तरह का है। लेकिन ये कि हल्की से एक बार माइंड में ये रहे ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा बेटर रहता है, ताकि हम प्रिपरेशन फिर उसी के अकॉर्डिंग रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तीनों टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। सबसे आसान एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एनएटी कह सकते हो, फिर आपके एमएसक्यूज, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में होती है, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एनएटी में ये है कि थोड़ा सा ऑप्शंस देखे ना कभी कभी हिंट मिल जाता है, ठीक है, एमसीक्यूज में, तो वो यहाँ पर हिंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। एमएसक्यू में बात की जाए तो यार अगर लेट्स से कि 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन में तुमने 3 बता दिया कि ये इन 3 में से ये 2 ठीक है और एक गलत है, बता दिया, लेकिन चौथे ऑप्शन के बारे में तुम्हें आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारा चीजें गड़बड़ हो जाती है, फिर मतलब कि जो तुमने टाइम स्पेंड किया 3 ऑप्शन के ऊपर, चौथे ऑप्शन ने वो काम बिगाड़ दिया, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट कह रहा हूँ, टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर, ठीक है। इनके अंदर टाइम नहीं लगता, इनके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एमएसक्यू के अंदर टाइम लगता है, ओके। अब गाइस जो सिलेबस की जो अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, तो जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है, पहली बात तो फिक्स नहीं होता है कुछ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इन रेंज के बीच में देखा गया है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये रह रहा होता है कि आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स है वो 10 से 13 नंबर का आ रहा हो, मैकेनिक्स जो है वो 16 से 22 नंबर की, ऑक्सीलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स तुम्हारा 12 से 16 मार्क्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 14 से 18 मार्क्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मल फिजिक्स भी गाइस इसके अंदर है, स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स के अंदर है, तो वो लगभग आपकी 12 से 15 मार्क्स की होती है। मॉडर्न की बात की जाए तो 8 से 13 मार्क्स की होगी, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात की जाए तो 14 to 20 मार्क्स। तो ये आपका यहाँ पर लगभग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वेरी कर सकता है, हो सकता है किसी साल या मैथमेटिकल फिजिक्स 18 मार्क्स की आ जाए, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेंज यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। तो आई होप
कि ये जो चीजें यहाँ तक भी क्लियर होगी। अगर आप यहाँ पर एक वेटेज देख रहे हो ना, ये वेटेज देखो, मैकेनिक्स की वेटेज कितनी है 16 to 22 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड फिजिक्स की वेटेज 14 से 20 मार्क्स, और एक यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 14 से 18। गाइस यहाँ पर ना दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, हो सकता है इन दो सब्जेक्ट से मिला के तुम्हारा 35 नंबर का पेपर आ जाए, 40 नंबर का पेपर आ जाए। चांसेस हैं सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से 40 नंबर का पेपर आ जाए। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और 40 मार्क्स का इन दो सब्जेक्ट से ही आ जाए, और हो सकता है ये भी मिल जाए और इन तीन सब्जेक्ट से तुम्हारा 50 मार्क्स का 55 मार्क्स का पेपर आ जाए, इन तीन सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है ऐसी। ठीक है, ओके, क्योंकि फिक्स नहीं है यार, कभी कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई फिक्स नहीं है कि ये इतने मार्क्स के आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है ये। ओके, नाइस देन। अब बात करते हैं गाइस हम लोग आगे की। आई होप कि यहाँ पर सिलेबस का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लग गया होगा कि कौन सा कितनी वेटेज है। पीडीएफ मिल जाएगी, नोट कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बुक्स की। तो भाई इस बुक्स की भी आपको यहाँ पर पीडीएफ है ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट कर रखी है। अगर आपको बेसिक्स की बात करनी है तो आप एचसी वर्मा को रेफर कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना 11th-12th का स्टफ जो है वो आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स है गाइस, देखो काफी सजेशन देंगे कि फॉरेन ऑथर के साथ जाओ, अगर आपको पसंद आते तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एच के साथ सफिशिएंट है। ठीक है, इससे बाहर जाने की नीड नहीं है। ठीक है, इवन नेट गेट के अंदर गाइस क्वेश्चन डायरेक्टली एच के दास से आए हुए हैं तुम्हारे। ठीक है, हालांकि इस बुक के अंदर थोड़ी गलतियां हैं, मिस प्रिंटिंग है, लेकिन ये कि वो मिस प्रिंटिंग तुम पकड़ लेते हो। ठीक है, तो ये बुक अच्छी रहेगी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यहाँ से क्वेश्चन साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते हो चलोगे तो एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो गाइस देखो वैसे तो जो तुम्हारे क्लास के नोट्स हैं और जो असाइनमेंट्स में सफिशिएंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है ना कि हमें बुक्स भी रेफर करती हुई चलनी साथ में, तो मैं उस चीज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो मेटेरियल मिलने वाला है उतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एच के दास, मैकेनिक्स के लिए गाइस दो बुक हैं, अगर इंडियन ऑथर के साथ जाना चाहते हो तो डीएस माथुर रेफर कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा क्लैपनर को अगर थोड़ा बहुत देख लोगे तो ज्यादा बेटर है, एक स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, आसान लेवल के नहीं होंगे, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे क्लैपनर। ठीक है, ओके, मतलब चीजों को जो हो रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है घबराना नहीं, देखिए कि क्या आ गया। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पहली बार में नहीं होते हैं बिना सॉल्यूशन देखे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस क्लैपनर के नहीं हो रहेंगे तो उससे घबराना नहीं। फिजिक्स का इस टाइम लगता है आने में, अप्रोच डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो अगर इन केस कहीं पर स्टक हो रहे हो घबराने की नीड नहीं है, माइंड को शांत करो, रीट्राई करो। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी मिलेगी कि 3-4 दिन तुमने उसके ऊपर बिता दिए, मतलब उसके बारे में तुम सोच रहे हो लेकिन वो प्रॉब्लम स्टिल नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन के बाद तुम ऐसे घूम रहे हो, चलते फिरते कुछ माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि ये किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो वो वाली चीज है। ठीक है, तो फिजिक्स सोचने की बात है कि हमारे माइंड में क्लिक कब करती है चीज। ठीक है, तो वो है, राइट, तो टाइम लग सकता है, घबराना नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, राइट, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो धीरे धीरे चीजें अपने आप से सही भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कि वेट कर रहे हो कि अपने आप से चीजें सुधर जाएंगी, वो चीज नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद गाइस मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो यार यहाँ पर काफी सारी बुक मैंने मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी रेफर कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा कि अगर आप इंडियन हो तो एक सिंपल लैंग्वेज के साथ जाना चाहते हो तो आप एनसी जैन रेफर कर सकते हो, अगर एक अच्छी बुक लेना चाहते हो तो आप डीजे ग्रिफिथ या फिर जेटली के साथ जा सकते हो। अदरवाइज जस्ट गाइस आपका जो, अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है तो आप उस केस में यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि आपको साथ में कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप डीजे ग्रिफिथ जेटली को रेफर कर सकते हो, और अगर इंडियन ऑथर चाहिए तो एमसी जैन। ठीक है, तो आप इन बुक्स में से चूज कर सकते हो, इसको आप रहने भी दे सकते हो। अगर आपका एक इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है तब आप अर्थवाइजर के साथ जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये कि सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, तब उसको रेफर कर सकते हो। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में वैसे ज्यादा हेल्प नहीं करेगी अर्थवाइजर, लेकिन आप रेफर कर सकते हो इसको। गाइस फिजिक्स के काफी वन ऑफ द बेस्ट बुक बोला जाता है अर्थवाइजर। ठीक है, काफी अच्छी बुक है अर्थवाइजर। ठीक है, मतलब रीड करोगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, तो ऐसी बुक है वो। ठीक है, ओके, अब बात करें आगे की, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो गैस इसके लिए इंडियन ऑथर बुक है के तिवारी। ठीक है, बाकी देखो यार आपकी यूनिवर्सिटी वाले हो सकते हैं कि उन्होंने अलग बुक रेफर कर रखी हो, अगर आपको उसके अंदर न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सजेशन दे रखी है, यार काफी होता है ना कि बुक्स की आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, तो ये वो बुक्स हैं जो मैंने देखी थी। ठीक है, जो मैंने पढ़ी हुई है, जो मेरे को ठीक सी लगी थी, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर रखी है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अगर आपको ये कि आपको कोई और बुक पसंद आ रही है आप उसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की गर्ग बंसल घोष एक सफिशिएंट बुक मैं मानता हूं, इससे बाहर जाने की नीड नहीं होती है। गर्ग बंसल घोष काफी अच्छी बुक है।
ओके, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सफिशिएंट अमाउंट के मिल जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर गाइस वेव्स ऑक्सीलेशन ऑप्टिक्स, एनके बजाज, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम और अजय घटक। अजय घटक गाइस आपकी ऑप्टिक्स के लिए बुक रहेगी, आपकी जो एनके बजाज है आपकी वेव्स के लिए बुक रहेगी, ठीक है, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस के लिए, ठीक है, तो आप इनको यहाँ पर रेफर कर सकते हो। एक बुक के अंदर सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो ऊपर वाली जो एनके बजाज है ये आपकी वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस के लिए, अजय घटक आपकी ऑप्टिक्स के लिए। फिर ऐसे आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए रेफर कर सकते हो एसओ पिल्लाई, ठीक है, ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप आनंद कुमार, और एनालॉग के लिए आप बोलस्टेड रेफर कर सकते हो। अगेन गाइस इनकी जो बुक्स है ना, मैं कहूंगा नहीं कि आप बुक्स के साथ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना बुक्स के साथ जाने में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तो अगर आप कोर्स को फॉलो करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। वैसे तो हर सब्जेक्ट के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन इसके लिए खासकर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ना समझने वाली चीज है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है, अगर रटोगे क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग लेके आ सकते हो रटने से, पॉजिटिव में तो नहीं जाओगे रटने से। इलेक्ट्रॉनिक्स समझने वाला है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्लास में अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है, असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लोगे बहुत है, बुक रेफर करने की नीड ही नहीं है, ठीक है, तो मैं इनके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि इनके साथ जाओ, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो ये रहा सजेशन, ठीक है, तो आई होप की चीज क्लियर होगी यहाँ पर। अब देखो गाइस आगे की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात आती है कि काफी को तो ना ये डाउट रहता है कि एलिजिबल है कि नहीं है, पूरे साल भर क्वेश्चन खत्म नहीं होता गाइस ये वाला, ठीक है, लिटरली आधे ना फॉर्म भर रहे हैं तब पूछते हैं कि एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो आपको पहले अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी ब्रांच हो, आप एलिजिबल हो। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो उसके लिए कंडीशन है, ठीक है, ये शायद आपको वर्डिंग से दिखाई नहीं दे रही, काफी छोटा है, मैं आपको बोल देता हूँ। तो यहाँ पर जो बीएससी अगर आप करते हो ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, फिजिक्स आपके पास यहाँ पर 2 साल होनी चाहिए, यानी कि 4 सेमेस्टर के अंदर आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है, और मैथमेटिक्स आपकी 1 साल होनी चाहिए, यानी कि 2 सेमेस्टर मैथ्स। तो मैंने क्या बोला, बीएससी के लिए 2 सेमेस्टर में मैथ्स, 4 सेमेस्टर में फिजिक्स। अगर आपके पास ये है तो आप आईटीजेम फिजिक्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, ये गाइस आपके नॉर्मल एमएससी की क्राइटेरिया ये वाली, ठीक है, और ये वाली चीज अगर है तो बाकी के क्राइटेरिया भी आप अपने आप से कर जाते हो, ठीक है, क्लियर है, तो ये आपके यहाँ पर क्राइटेरिया है एमएससी फिजिक्स के लिए। बाकी गाइस सिर्फ एमएससी फिजिक्स कोर्स नहीं होता, और भी कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि यार आपके पास होता है कि जियो फिजिक्स, ठीक है, मैंने एक अपॉर्चुनिटी पहले मिस कर दी। एक गाइस आपका यूपीएससी के अंदर ना, यूपीएससी के अंदर में एक जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है, तो अगर आपने जियो फिजिक्स कर रखी है ना, तो आपके एक हाई चांस रहते हैं कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर लो, ठीक है, फिर आज से ऐसे आप गेट दे सकते हो, वहां से भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है जियो साइंटिस्ट की, ठीक है, तो आपके पास एक वहां पर वो भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन अगर आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हो, आप उस चीज के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन बात ये होती है कि आपने वो चीजें पढ़ नहीं रखी होती है, ठीक है, अगर आप जियो फिजिक्स कर रहे हो तो आपने वही चीजें पढ़ रखी जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। अगर आप एमएससी फिजिक्स करते हो तो आप अलग चीज पढ़ते हो, जियो फिजिक्स करते हो तो एक अलग चीज पढ़ते हो, तो इनका जो सिलेबस होता है इस यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम का, वो आपका जियो फिजिक्स वाला होता है, एमएससी फिजिक्स का नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें, क्लियर है, ठीक है। जियो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ऑयल्स के बारे में, ठीक है, मतलब जो रिसर्च होती है ना ऑयल माइनिंग, ठीक है, तो उसके ऊपर हम पढ़ रहे होते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर रिसर्च, ठीक है, एटमॉस्फेयर के ऊपर रिसर्च, तो वो वाली चीजें इसके अंदर चलती हैं जियो साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर इसके अंदर गाइस कुछ और एमएससी कोर्सेज भी हैं, जैसे कि एमएससी एस्ट्रोनॉमी है, आईआईटी इंदौर ऑफर करता है जैसे ये वाला कोर्स, इसके अलावा कोई और आईआईटी नहीं करती है। फिर ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंसेज भी है, ये यहाँ पर आपको आईआईटी भुवनेश्वर ऑफर करती है वाला कोर्स, ठीक है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो है वो क्या क्या दे रखे हैं आपको, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विद एनी वन ऑफ दिस सब्जेक्ट अमंग केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस फिजिक्स वाले बच्चे और मैथ्स वाले बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे गाइस अगर बात की जाए, आई गेस कवर हो गया ना सारा, हाँ ठीक है गाइस, यहाँ पे तो कवर होगी, तो ये आपकी एमएससी थी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपके पास होता है एमएससी एमटेक डुअल डिग्री फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो अब गाइस ये आपके ऊपर है कि आपको किस कैसी जॉब चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। अगर आप लेट्स से प्राइवेट सेक्टर में वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है, लेट्स से आपकी इंडस्ट्री है कोई मेटल्स के ऊपर जो वर्क करते हैं, आप वहां पर जॉब करना चाह रहे हो, तो आप उस केस में आप इसके साथ जा सकते हो, ये आपकी इंडस्ट्री बेस्ड जॉब हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्री बेस्ड जॉब हो जाएगी, राइट। तो आप इसको भी प्रेफर यहाँ पर कर सकते हो, ये आपको आईआईटी जोधपुर करा रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे फिर आपके पास यहाँ पर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी साइंस भी होती है, ठीक है, जहां पर आप एनर्जी के बारे में ज्यादा चीजें सीख रहे होगे, तो ये आईआईटी बॉम्बे भी ऑफर करती है। और guys, जो ये अलग कोर्स है ना, इनकी जो कट ऑफ रैंक जाती है थोड़ी सी हाई, मतलब कि हाई इन द सेंस कि लेट्स से कि अगर आपका एमएससी के अंदर 700 के अंदर हो रहा है ना कट, तो इनके अंदर आपका हो सकता है कि 800-900 तक जा रहा हो,
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लोअर रैंक भी चल जाएंगी, ठीक है, लोअर रैंक भी यहाँ पे चल जाएंगे। अगर आपकी एक अच्छी रैंक नहीं आ पाती तब भी इन कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और ऐसे गाइस, हाँ, तो यही है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद गाइस एक अलग कोर्स भी यहाँ पर आईआईटी जम्मू के अंदर एमएससी नया कोर्स ही आया था अभी रिसेंटली, शायद लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर आया था, मैं पिछले 2 साल के अंदर अंदर आया है। इस कोर्स के बारे में मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है, ये लास्ट 2 साल के अंदर अंदर आया ये वाला कोर्स आईआईटी जम्मू के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास है। और गाइस देखो कुछ आईआईटीज की जो लोकेशन है ना वो काफी ज्यादा अच्छी जगह पर है। जैसे जम्मू की बात करोगे तो घूमने की जगह होगी अच्छी खासी, ठीक है। फिर आपकी जो आईआईटी रुड़की है वो भी एक अच्छी जगह पर है, ठीक है। तो कुछ की जगह, और एक आईआईटी मंडी है उसकी एक काफी अच्छी जगह है, मतलब बिल्कुल घूमने वाली फील है, ठीक है। फिर आईआईटी गुवाहाटी है, वो भी तुम्हारी ऐसी जगह पर है कि बिल्कुल ये लगेगा कि आप घूमने जा रखे हो, तो वो वाली चीजें हैं, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, मैं आईआईटी बॉम्बे से था, तो आईआईटी बॉम्बे तो है बिल्कुल शहर के बीच में है, लेकिन ये कि कैंपस बहुत अच्छा है, उसके पास खुद की अपनी लेक है, ठीक है। आप लेक के ऊपर कभी भी जा सकते हो रात का टाइम छोड़ के। फिर अपनी खुद की एक हिल भी है, ठीक है, मतलब कभी भी आप पहाड़ चढ़ सकते हो। आपको ये लग रहा है कि टेंशन ज्यादा हो रखी है तो चलो शाम को पहाड़ चढ़ लेते हैं, तो लगभग 20 मिनट लगते हैं उसको ऊपर चढ़ने में, और आपको वहां से पूरी मुंबई दिख रही होती है, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। तो मतलब हाइट भी अच्छी है, कम हाइट नहीं है, 20 मिनट लगते हैं नीचे से ऊपर जाने में, ठीक है। अब देखो आगे की बात, पैदल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब गाइस जो जेस्ट एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो आपका क्या रहता है, एक मिनट, ये आई गेस ये एक मिनट यहाँ पर गलत आ गया है ना, सही है, सही है, ओके। तो गाइस यहाँ पर आपका जेस्ट एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। इसके अंदर आपके कुछ यहाँ पर एमएससी के टॉपिक रहेंगे। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फिजिक्स ऑनर्स है तो इनमें से कुछ टॉपिक आप अपने बीएससी में भी कर लो, तो जरूरी नहीं कि आपको लग रहे हो कि एमएससी के टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन, कुछ पढ़ते हैं इसको, नॉर्मल बीएससी वाले स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स ऑनर्स है तो आपने लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन 5th या फिर 6th सेमेस्टर में अंदर उसकी हल्का फुल्का आइडिया तो ले लिया होगा, ठीक है। तो वो आपका टॉपिक रहेगा। फिर ऐसे फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इसके अंदर रहेंगी, और भी काफी को टॉपिक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे जो हमारे बीएससी लेवल के हो सकते हैं, जो आपने कवर किए उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ने वाले, ठीक है। फिर एक प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर एक्स्ट्रा, जो जैम के अंदर नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट तुम्हारी वैसी रहेगी जो तुमने क्लास 12 के अंदर पढ़ी थी, एक दो टाइप एक्स्ट्रा आएंगी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन निकल के आता है ज्यादातर वो तुम्हारा 12th क्लास वाला ही आता है। एक आधी बार होता है कि थोड़ा अलग क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मतलब जो एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा उनके ऊपर आ जाए। मैक्सिमम टाइम तुम्हारा 12th क्लास तक का क्वेश्चन आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो ये चीज है। तो 11th 12th का सिलेबस गाइस तुम्हारा बेस है यहाँ पर एमएससी एंट्रेंस के लिए, ठीक है। 11th 12th का सिलेबस क्या है, तुम्हारा बेस है यहाँ पर। और फिर तुम्हारे पास बीएससी, ऐसे अगर तुम आगे फ्यूचर में नेट या फिर गेट एग्जाम दोगे तो ये आईटी जैम का सिलेबस तुम्हारा बेस हो जाएगा, और उसके आगे तुम्हारे पास फर्दर टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एमएससी का सिलेबस यार बहुत है, वास्ट है अपना अपने आप में, और बीएससी का सिलेबस उसके लिए बेस है जस्ट, राइट। अब गाइस इसके पैटर्न की बात की जाए तो ये भी आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। इनका जो लेवल होता है क्वेश्चंस का थोड़ा सा हार्ड होता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, इंटेंस कैलकुलेशन जा सकती है। जैम के अंदर एक दो क्वेश्चन को अगर हम, एक दो छोड़ को, मतलब 4-5 कह लो, 4-5 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कैलकुलेशन लंबी नहीं होती है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं तुम्हारे जैम एग्जाम के अंदर जिनके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे तुम्हारे क्या आ रहेंगे, छोटे छोटे आ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर तुम्हें ज्यादा सोचना पड़े, ज्यादा कैलकुलेशंस लग रही है, ठीक है। तो ये फर्क है तुम्हारे लेवल्स के अंदर, और सेम ऐसे टीआईएफआर के अंदर भी है। टीआईएफआर के क्वेश्चन गाइस जो डिजाइन किए जाते हैं काफी अच्छे डिजाइन किए जाते हैं कि तुम उनको पढ़ रहे होते हैं ना तो मजा आता है और लगता है कि हो जाएगा, और उसके अंदर उस चक्कर में हम टाइम वेस्ट भी कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज भी टीआईएफआर के अंदर रहता है कि वो क्वेश्चन काफी अच्छे लैंग्वेज यूज करते हैं क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम, ठीक है, कि हमें लग रहा हो कि प्रैक्टिकल, मतलब कि हमारी रियल लाइफ के साथ रिलेटेड है वो चीज, ठीक है। फिर हम उसके बारे में सोचते हैं कि क्या हो रहा होगा, राइट। तो वहां पर हम फंस जाते हैं, टाइम निकल जाता है हमारा। वो ये ना कि तब कुछ चीज अच्छी लगती है तो उसके ऊपर हम टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो वो वाली चीज है, ठीक है। अब देखो गाइस आगे की बात की जाए, अगर जेस्ट में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो गाइस काफी सारे हैं। जैसे कुछ के आपने नाम सुने होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपने नाम सुना होगा बोस इंस्टीट्यूट का, एचआरआई का, ठीक है। काफी सारे हैं लेकिन मैं मेन मेन बोल रहा हूँ। फिर आईएससी है, आईएससी का आपने नाम सुना होगा। आईएससी के अंदर गाइस आईटी जैम से भी एडमिशन हो सकता है आपका, और जेस्ट एग्जाम से भी हो सकता है एज ए। फिर आईसर भोपाल है। आईजस गाइस टोटल तुम्हारे पास 7 है। अब जेस्ट एग्जामिनेशन 7 के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, ठीक है। 7 आइजर्स है तुम्हारे पास, हर एक का मैंने यहाँ पर नाम लिख रखा है, ठीक है। तो 7 आइजर्स हैं, उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो जेस्ट एग्जाम के थ्रू। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, और किसका नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, आपने आयुका का नाम सुन रखा होगा मे बी, ठीक है। ये एस्ट्रोफिजिक्स के लिए यार इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद फिर जेएनसीएसआर है, ये तुम्हारा मटेरियल साइंस के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप इसके अंदर प्रेफर कर सकते हो। आईएससी भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, टीएफआर भी और जेएनसीएसआर भी,
ठीक है। कंडेंस मैटर के लिए 3 इंस्टीट्यूट इंडिया में काफी अच्छे हैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर बात की जाए आगे, हो सकता है कि आपने नाइजर का नाम सुना हो, और ये एनसीआर टीएफआर लिखा है ना, ये आपका टीएफआर का ही एक ब्रांच। मैंने कहा था ना टीएफआर तुम्हारे पास 4 इंस्टीट्यूट है टीएफआर के, तो उनमें से एक है एनसीआर टीएफआर, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग ब्रांच है, ये वाली जो आपकी पुणे के अंदर है ये वाली, ठीक है। टीएफआर तुम्हारे पास 4 जगह पर है, राइट। हैदराबाद में भी है, एक बैंगलोर में है, और एक मुंबई में है, और एक ये पुणे में। तो 4 जगह पे आपका टीएफआर है, ठीक है। उसके बाद आपने हो सकता है कि आपने पीआरएल का नाम सुना हो, ठीक है। तो वैसे ये ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट है, राइट। तो इनके अंदर आप दे सकते हो। ये आगे बाकी के टीएफआर, टीसीआईएस ये हैदराबाद के अंदर है, टीएफआर ये मुंबई वाला है, और एक और रह गया तुम्हारा आईसीटीएस रह गया ना शायद से, आईसीटीएस रह गया, एक आईसीटीएस बैंगलोर है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अभी आया नहीं, वो भी होगा ऊपर नीचे कहीं पे होगा इसके अंदर ही, लिस्ट के अंदर। तो वो मैं कोई भी दिखा नहीं इसके अंदर, लेकिन होगा वो भी। तो 4 तुम्हारे टीएफआर होते हैं, राइट। तो ये चीजें। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाएगा इसके अंदर, तो आप यहाँ पर आराम से बाद में रीड कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हो। बाकी अगर आपके पास बीएससी डिग्री है ना, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है, फिर बीएससी फिजिकल साइंस है, 4 सेमेस्टर में आपने फिजिक्स पढ़ी है, 2 के लिए आप 2 में आपने मैथ्स पढ़ी है, तो आप हर एक के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो भी, तो इस एलिजिबिलिटी को मेंटेन कर लेना अगर आप एमएससी फिजिक्स करना चाहते हो तो। 4 सेमेस्टर में फिजिक्स, 2 सेमेस्टर में मैथ्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, लेट्स से कि आप फिजिक्स ऑनर्स लेके बैठे हो और आपने मैथ्स लिया ही नहीं, तो आप फिर एमएससी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, एमएससी फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो उस चीज का प्लीज यहाँ पर ध्यान रखना, ओके। अब गाइस देखो आगे की बात की जाए, टीएफआर। टीएफआर के अंदर कितने इंस्टीट्यूट्स हैं तुम्हारे? 4 हैं। एक टीएफआर मुंबई, टीएफआर मुंबई के अंदर गाइस तुम्हारी 5 डोमेन है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस, हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर एटॉमिक, और थियोरेटिकल फिजिक्स। बेसिकली गाइस देखो क्या होता है ना, अपने पास टीएफआर मुंबई हो गया पूरा इंस्टीट्यूट, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 ब्रांच है, ठीक है। तो इन 5 में से आप कोई भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। फिर ऐसे ही आपके पास एनसीआर पुणे है, ठीक है। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप एनसीआर पुणे में भी जा सकते हो। फिर ऐसे ही आपके पास यहाँ पर टीसीआईएस है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, हैदराबाद के अंदर होगा। टीसीआईएस हैदराबाद के अंदर होगा ये वाला, राइट। तो आप यहाँ पर जा सकते हो। इसके अंदर आपको थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन फिजिकल साइंस, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग साइंसेस आपको यहाँ पर ऑफर होती हैं। तो आपके पास यहाँ पर थियोरेटिकल फिजिकल साइंस वाला ऑप्शन रहेगा, एक्सपेरिमेंटल फिजिकल साइंस वाला ऑप्शन रहेगा। फिर आपके पास आईसीटीएस है, जो कि आपका बैंगलोर में, यहाँ पर बैंगलोर लिखना भूल गया हूं मैं, तो बैंगलोर भी यहाँ पर है, ठीक है। तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बैंगलोर, ठीक है। तो ये 4 आपके पास यहाँ पर टीएफआर के इंस्टीट्यूट्स हैं। और टीएफआर के अंदर गाइस आपका जो एंट्रेंस है ये अलग से भी कंडक्ट होता है, और जेस्ट के थ्रू भी आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो 2 तरीके होते हैं इसके अंदर एडमिशन लेने के, जेस्ट के थ्रू भी है और आपका अलग से एग्जाम कंडक्ट भी इसका होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो गाइस वही है, आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास वही होना चाहिए बीएससी, ठीक है, या फिर बीटेक, राइट। अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, राइट। अब टीएफआर के अंदर गाइस खास बात क्या है जो इसको औरों से अलग बनाता है थोड़ा सा, इसके अंदर आपको फेलोशिप मिल जाती है। जैसे आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर जा रहे हो, आपको यहाँ पर 21,000 मिल रहे होंगे, ठीक है। मंथली फेलोशिप है, पर मंथ मिल रहे होंगे फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है। फिर आपके पास एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, जो आपकी फेलोशिप है आपकी इंक्रीज हो जाएगी 31,000 में, ठीक है। आपकी फेलोशिप 31,000 में इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो है आगे का जो है 35,000 भी हो जाएगी आपकी, जो ये तीसरे साल के अंदर आपकी हो जाती है 35,000 पर मंथ, ठीक है। और इसके बाद एक चीज हो रहा है, शायद इसके अंदर वो लिखा नहीं है, हाँ इसके अंदर कैसे लिखा नहीं है, आपको यहाँ पर अलग से ना गैजेट्स खरीदने के लिए, लेट्स से कि आपको कुछ चाहिए, ठीक है, लेट्स से आपको लैपटॉप परचेस करना है, आपको मोबाइल परचेस करना है अपनी स्टडीज के लिए, ठीक है। तो आपको उसका भी आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है, ठीक है। आपका आई गेस उनको एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं आ रहा, मेरे को बताया तो था, मेरे फ्रेंड है वहां पर टीएफआर के अंदर, तो उन्हें बताया तो था, उन्होंने लैपटॉप परचेज किया था, ठीक है। तो उनको रिम्बर्समेंट मिल गया था, ठीक है। आई गेस 1 लाख मिलता है ईयर का शायद से, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो आपको वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, साथ में आपको ये स्टाइपेंड मिल रहा होता है पर मंथ में। तो 2 ये फायदे आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे टीएफआर के अंदर एडमिशन लेने से, ठीक है। टीएफआर के अंदर थोड़ा माहौल का सीरियस रहेगा, आईआईटीज के अंदर थोड़ा माहौल चिल रहता है। तो अगर ये कि आपको लाइफ में थोड़े फन ज्यादा चाहिए तो आप आईआईटीज के अंदर जा सकते हो। अगर आप ये हो कि आप थोड़े सीरियस टाइप में हो तो आप टीएफआर को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। दोनों की यार अलग अलग क्वालिटीज हैं अपने आप में, ठीक है। आईआईटी के अंदर आपकी एजुकेशन और फन एक्टिविटीज दोनों एक साथ चल रही होती हैं, टीएफआर के अंदर आपका थोड़ा एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब कैसे यहाँ पे एक डाउट और रहता है स्टूडेंट्स को कि हम क्या प्रेफर करें,
सिर्फ एमएससी या फिर दोनों को कंबाइन ले ले, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी। तो गाइस उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सोच चुके हो कि मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसमें मेरे को इंटरेस्ट आता है, इससे मेरे को रिसर्च कंटिन्यू करनी है, तो आप फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर जा सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा सब बताना पड़ता है, जैसे कि आप ब्रांच चूज कर रहे हो, यहाँ पर टीएफआर की बात करें लेट्स से, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। लेट्स से आप एस्ट्रोफिजिक्स चूज कर रहे हो, लेट्स से आप हाई एनर्जी फिजिक्स चूज कर रहे हो, आप कंडेंस मैटर फिजिक्स चूज कर रहे हो, राइट। तो आपको पहले इनके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली ले लो। लेकिन अगर ये कि कंफ्यूज हो, नहीं पता यार, नहीं अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया कि इंटरेस्ट किस चीज में, तो सजेशन रहेगा कि पहले एमएससी कर लो, पीएचडी के अंदर एडमिशन बाद में ले लेना। क्योंकि अगर आप एमएससी एंट्रेंस निकाल रहे हो तो आगे वाला एंट्रेंस भी आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने आईआईटी क्रैक कर लिया है, मतलब एमएससी में एडमिशन ले लिया और बाद में आप नेट गेट नहीं निकाल पाए, ऐसा कभी नहीं होगा, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो वो चीज नहीं आएगी कि आपको दोबारा से एंट्रेंस देने में प्रॉब्लम है। अगर आपने एक बार एग्जाम निकाल लिया, आगे भी निकाल ही लोगे, ठीक है। अब देखो आगे की बात करेंगे, सिलेबस की बात की जाए टीएफआर के अंदर, गाइस सिलेबस वेबसाइट पर अच्छे से मेंशन नहीं है, ठीक है, कि कितने डेफिनेट टॉपिक है। यहाँ पे जस्ट ये बोल रखा है तुम्हारे पास टॉपिक्स के सब्जेक्ट के नेम नहीं मेंशन कर दिए गए कि इनसे क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर टॉपिक मेंशन नहीं किए गए। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट तुम्हारा जैम वाले सिलेबस रहता है, लेकिन उससे तुम ये कह सकते हो कि लगभग 10% सिलेबस एक्स्ट्रा है, और 10 थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लगभग 6-7% कह सकते हो कि ज्यादा सिलेबस है उससे, ठीक है। अगर तुमने जैम वाला सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया उतना सफिशिएंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए। तुम्हारा फिजिक्स का कोई भी एग्जाम हो गया, अगर आपको आईटी जैम का सिलेबस अच्छे से आता है तो आप निकाल सकते हो वो वाला एग्जाम, ठीक है, क्लियर है, आराम से निकल जाएंगे। इसका जो एग्जाम गाइस ये भी आपका 3 आवर्स का होता है, 2 पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है, ठीक है। सेकंड जो सेक्शन है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फर्स्ट सेक्शन गाइस 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। सेक्शन भी आपके 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन ये वाले क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो डिफिकल्ट होता है। सेक्शन ये वाले थोड़े से आसान साइड, मतलब यहाँ पर आसान साइड मतलब जैम लेवल के क्वेश्चन है, और हार्ड साइड थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टीएफआर का ओवरऑल लेवल जो है वो आईटी जैम से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड के ऊपर रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है, कि हमारा सीयूटी का सबसे आसान, फिर जैम का उससे डिफिकल्ट, टीएफआर का उससे डिफिकल्ट, जेस्ट का उससे डिफिकल्ट, तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्किंग सिंबल लिखी हुई है, +3 मार्क्स करेक्ट आंसर के ऊपर, -1 डिडक्ट हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए। सेक्शन बी के अंदर +5 मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर मार्किंग स्कीम रहेगी, ओके। तो आई होप कि यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा। और ऐसे वैसे सीयूटी का है 42 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आपके पास होंगी, इसको आप बाद में रीड कर सकते हो अगर रीड करना चाहो। बाकी मैं तो चाहूंगा कि आपको इसकी नीड ही ना पड़े कभी, ठीक है, सीयूटी के लिए, कि आपका आईटी जैम एग्जाम निकल जाए, टीएफआर निकल जाए, इसके बारे में आपको सोचना ही ना पड़े। ये बात की बात है। अगर ऊपर वाले एग्जाम्स नहीं निकलते हैं तब इसको यहाँ पर देखना है। सारे आपको यहाँ पर कॉलेज की मैंने यहाँ पर डाल दिया, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, रेफर करने को रेफर कर सकते हो। सिलेबस जो है इन्होंने वेबसाइट पे जो मेंशन कर रखा है बिल्कुल आईटी जैम का सिलेबस मेंशन कर रखा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने सिलेबस को अच्छे से नहीं किया, इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया जिस जैम से, इन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं कर रखा है, इससे एक्स्ट्रा टॉपिक के भी तुम्हारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो वो चीज है, लेकिन जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो आसान होगा, टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे लेकिन लेवल जो रहेगा वो आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर यार तुम्हारे 2 घंटे का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, आसान आएंगे, है ना। एक तुम 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करके आ रहे हो जैम के अंदर, एक तुम 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करके आ रहे हो, तो समझ रहे हो लेवल में कितना फर्क होगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लेवल रहेगा इसका वो आसान रहेगा, बस यहाँ पर क्या रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लग गया होगा सभी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब दोबारा से हम कोर्स के ऊपर आते हैं कि कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा होगा, कैसे वो आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या सीन है। सबसे पहले तो यार बात कर लेते हैं कि कोचिंग का बेनिफिट क्या है, ठीक है, कि क्या हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो गाइस उसका आंसर है कि हाँ, करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है कि सब लोग नहीं कर पाते। क्या क्या चीजें दिक्कत करती है, सबसे पहले कि आपके पास कोर्स स्ट्रक्चर वे में नहीं होता है। तो कोचिंग आपको हेल्प करती है कि कंटेंट प्रोवाइड कर देती है कि आपको क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, क्योंकि नहीं तो यार हम काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं ऐसे टॉपिक्स में जो हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ही नहीं। चीज समझ रहे हो भाई, तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है 1 साल का, कहने को 1 साल है, 7 सब्जेक्ट तुम्हें कवर करने हैं, ठीक है, उनको रिवाइज भी करना है। अगर आप सब कुछ बुक से पढ़ते हुए जाओगे तो बुक्स के अंदर तो बहुत दे रखा है, इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है, खत्म होगी नहीं कभी, पढ़ते जाओ कितना भी, ठीक है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम वहां पर वो नहीं पढ़ पाते जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम गए कोर्स के अंदर सिर्फ वो चीजें नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी जाएंगे, ठीक है। ऑफ टॉपिक जाना जरूरी है कंसेप्ट्स को क्लियर बनाने के लिए, थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये फील नहीं होगा कि हम ऑफ टॉपिक गए हैं, क्योंकि वो वाला जो कंसेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं तुम्हें किसी ना किसी क्वेश्चन में फॉर श्योर काम आएगा, ठीक है।
थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जाएंगे क्योंकि यार एक्स्ट्रा टॉपिक हमेशा करने बेटर रहते हैं, लेकिन ये कि एक लिमिट में होनी चाहिए। ये नहीं कि बस करते जा रहे हैं कुछ भी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको हम करेंगे, ठीक है। जो ऑफ टॉपिक में बोल रहा हूँ वो भी सारे के सारे रेलेवेंट टॉपिक्स होंगे, चाहे से उनसे क्वेश्चन आज तक कभी ना आया हो, लेकिन वो कंसेप्ट तुम्हें कहीं पर भी नीड पड़ सकती है। क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कुछ ऐसे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। रेलेवेंट सिलेबस आपको पता चलता रहेगा कि ये टॉपिक सिलेबस के अंदर है, ये सिलेबस के अंदर नहीं है। सारा स्ट्रक्चरल में होगा कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एक सीक्वेंस में प्रॉपर हो रहा होगा, ठीक है। आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक वीक पढ़ लिया, दूसरे वीक रेस्ट दे दिया, ठीक है, हो सकता है फिर वो एक वीक का 2-3 हफ्ते भी बन जाए, ठीक है। तो एक रेगुलरिटी वहां पर नहीं आ पाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं तो आपकी क्या रहेगी कि रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। आप डिसिप्लिन रहोगे कि आप रेगुलर इतना टाइम तो आप दोगे ही दोगे इस चीज को। कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भी खुद देखो ना, अगर आप सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्या उससे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्लास अटेंड करने से गाइस कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्लास अटेंड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना जो हमने क्लास में पढ़ा है। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स देने हैं, ठीक है। और जैसे हमारा टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आपको टेस्ट भी देना। अगर ये चीज फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन ये है कि अगर आप ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हो फिर क्लासेस अटेंड करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लासेस के अंदर जस्ट हमने क्या किया है, सिलेबस कवर किया है। आया कि नहीं आया उसकी तो गारंटी नहीं है ना। वो कैसे आएगा? तब हम उसको एक बार और रिवाइज करेंगे, उसको हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे खुद से, ठीक है। तो वो चीज है। नोट्स को स्टार्टिंग से प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। नोट्स अच्छे से मेंटेन करोगे लास्ट में फायदा होगा। नोट्स मेंटेन नहीं करोगे तो लास्ट में नुकसान भी उसी चीज का आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर पूरा साल भर बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर ले, कुछ कर ले, लास्ट तक उनके नोट्स नहीं बनते हैं। क्योंकि लास्ट पॉइंट पे आए तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि इस बुक से पढ़ रहे हो, जो तुमने खुद से अपने हैंड से लिखा होगा ना उससे बेटर कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। जो आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप एक साथ लिख रहे हो तब, ठीक है, आप क्वेश्चंस भी कर रहे हो, उसकी थ्योरी पार्ट भी लिख रहे हो, कंसेप्ट्स भी लिख रहे हो, आप उन्हीं को पढ़ रहे हो, तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बुक उठाओगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और थोड़ा सा इररिलेवेंट चीजें भी पढ़ रहे होगे। तो प्रॉपर नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है कि आप अपने जैसे स्टूडेंट्स के बीच में हो जो उसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी इसके अंदर। अब गाइस डाउट आता है ऑफलाइन की ऑनलाइन, ठीक है। अब गाइस देखो यार, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन की के अपने अपने फायदे हैं। अगर क्योंकि वही है ना यार, अगर कोई प्लस पॉइंट आ रहा है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यार ऑनलाइन में क्या है अपने पास कि हम ना टाइम बचाते हैं। यहाँ पर कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग टाइम की, ठीक है। एक तो एक्सपेंस बचता है हमारा, ठीक है। लेट्स से कि यार अगर आप किसी ऐसे शहर में जहाँ पर कोचिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप अपना होम टाउन शिफ्ट करोगे तो वहां पर जाकर के आप रेंट पे रहोगे, तो वो एक एक्सपेंस रहेगा। फिर उसके बाद आप दूसरी चीजों में जैसे कि आपका यार जो बेसिक नीड्स होगी आपकी, जैसे कि आपका खाना बनाना वगैरह हो गया, तो उसके अंदर भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है फिर, ठीक है। या फिर और बेसिकली हम थोड़ा बहुत अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फिर फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है, तो उस चक्कर में टाइम वेस्ट भी होता है, तो वो एक अलग चीज रहेगी। तो एक तो यार आपका टाइम बच रहा होगा यहाँ पर कि आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने घर में होगे, ठीक है। या फिर अगर आप हॉस्टल में हो तो आप हॉस्टल में ही हो, राइट। तो आपको कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपका ट्रैवलिंग टाइम यहाँ पर बच रहा है। तो दिन के आप यहाँ पर एक्स्ट्रा तुम ये मान के चल सकते हो कि आपके पास 2 घंटे कम से कम एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका यार लेट से कि घर से 20-25 मिनट के भी दूर होता है, तब भी आपका 1 घंटा तो आराम से तब भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कह सकते हो कम से कम 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर आपका दिन का बच रहा होगा। क्योंकि सिर्फ ये आने जाने का टाइम नहीं होता ना, उससे पहले आप थोड़ा बहुत तैयार होकर भी जाते हो, उसमें भी टाइम लेते हो, ठीक है। अब घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिस करने का टाइम ज्यादा होगा। क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन केस में ज्यादा हो रही होती है ऑफलाइन से, ठीक है। ऑनलाइन में गैस हमारे पास ना, मैं बताता हूँ कि क्या सीन है। अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो हमारे पास ना ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो वीकडेज है उस पे क्लास हो जाए। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, लेट्स से आपका कॉलेज जो है 5 PM तक जा रहा है, वैसे कुछ का 5:30 तक भी होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट्स से आपका 5 PM पे आपका जो कॉलेज है वो ओवर होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी कोचिंग तो नहीं हो सकती ना कि आपकी कोचिंग जो 6 PM से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लास में जा रहे हो तो कम से कम यार आपकी 1.5 घंटे की तो कम से कम क्लास होगी, है ना। तो आपकी वो 7:30 तक चली गई, तो इस टाइम के ऊपर आपकी क्लासेस नहीं होती है। हो सकता है कहीं पर हो भी, लेकिन मेजोरिटी जगह पर नहीं होंगी तुम्हारी ऐसी क्लासेस इस टाइम के ऊपर। मैंने तो नहीं देखी है मतलब क्लासेस ऑफलाइन में। हमारी जो होती थी वो हमारी संडे और सैटरडे को होती थी। हमारी सैटरडे को होती थी 3 से 6 और संडे को होती थी हमारी दिन के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे टाइमिंग्स रहते थे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि हम ये क्लासेस रख सकते हैं, ठीक है, वीकडेज पे।
तो हमारे जो क्लासेस का जो आवर्स है वो क्या हो जाएंगे, हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस को क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका टाइम बच रहा है आने जाने का। साथ में अगर आप क्लास मिस कर देते हो, ठीक है, तो आप क्लासेस को बाद में भी एक्सेस कर सकते हो। अगर ऑफलाइन में आपने क्लास मिस की तो वो आपकी मिस ही होगी, उसके आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में, तो आपको एक रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा, तो आप उसको बाद में देख सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम देख सकते हो। अगर आप उस टाइम पे नहीं देखना चाहते हो लाइव क्लास, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो रिकॉर्डेड कोर्स प्रेफर कर लेते हैं बाद में। ठीक है, मतलब कुछ कोर्सेज लाइव देखते हैं, कुछ कोर्सेज रिकॉर्डेड देखते हैं। हो सकता है कि हमारे दिन में 2 क्लास हो रही हो। अभी तो स्टार्टिंग में यार कम ही क्लासेस हमारी 8 आवर्स वीक ही हो रही होंगी, लेकिन आगे जब हम जाएंगे, वैसे आप वाले कोर्स के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमारी दिन की 1 क्लास सफिशिएंट है, लास्ट तक बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। आपका जो सिलेबस है मैं अक्टूबर तक खत्म करवा दूंगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर आपकी जस्ट रिविजन चल रही होगी। ठीक है, टीएफआर का एग्जाम आपका सबसे पहले होता है दिसंबर के अंदर, तो आपके पास उसके लिए 2 महीने है सेल्फ स्टडी के बाद में। रिवीजन कोर्स अटेंड करना है तो रिवीजन कोर्स अटेंड करो, सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी करो। और जैम के लिए आपके पास 3 महीने होंगे, रिवीजन कोर्स के लिए और टेस्ट देने के लिए भी, और वो वाली चीज भी। आपकी गाइस क्लासेस ये नहीं कि सिलेबस अक्टूबर में खत्म हो गया तो वहीं पे क्लासेस रुक जाएंगे, क्लासेस बाद में भी होंगी, रिवीजन कोर्स होगा। ठीक है, तो वो चीज आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं। ऑफलाइन में क्या रहता है गाइस, एक एक्स्ट्रा फीचर रहता है, मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, कि आपको यार एक क्लास वाली फील आ रही होती है। ठीक है, कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हो, तो एक यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ऑफलाइन का होता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी हो जाता है। देखो यार ऑनलाइन में क्या है ना, आधे बच्चे सीरियसली चीजों को लेते नहीं है, तो ये अब आपके ऊपर है। अगर आप चीजों को सीरियसली लोगे, ऑनलाइन से बेटर कुछ नहीं है, घर पे बैठ के आपका टाइम बचता है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा नॉन सीरियस होता है तो उनके लिए थोड़ा सा ये वाला ज्यादा बेटर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि दूसरे स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन में उसकी थोड़ी सी फील कम आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं आती उस चीज में। ठीक है, क्योंकि देखो मैं जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो कुछ स्टूडेंट्स यार ऐसे थे, मैं उनको कहता रहेगा कि टेस्ट दे लो टेस्ट दे लो, लेकिन उन्होंने कभी टेस्ट दिए ही नहीं। ठीक है, अब मैं तो यार अपनी तरफ से कह सकता हूँ ना जस्ट कि टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। मैं उनके जाके ये नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकता कि टेस्ट दो। अब मैं जस्ट बोल सकता हूँ कि टेस्ट दो, जैसे तुम्हें टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे तो ऑनलाइन के अंदर कोई दिक्कत कहीं किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, क्लासेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, मार्क्स भी स्टार्टिंग में हो सकता है कि ना बने, धीरे धीरे आपके बन रहे होंगे। क्योंकि ऐसे को तो हम एंट्रेंस के ऊपर आते हैं ना एक बार अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, तो स्टार्टिंग मार्क्स नहीं बनेंगे, पहले बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही तुम 10-15 टेस्ट दे चुके होगे ना, तुम्हें क्लिक कर जाएगा कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है अपनी। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी 2-3 महीने, ठीक है, लेकिन जैसे आपका चौथा महीना स्टार्ट होगा, ठीक है, आपकी चीजें जो है अपने आप से इंप्रूव होने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि आपको एक पता चल चुका होगा कि कहां पर मैं पहले गलती कर रहा था, ठीक है, या कर रही थी, राइट, और अब उसको सुधारना कैसे है। ठीक है, आपको वो चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट अलग अलग है, हर एक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग है, वीक पॉइंट अलग अलग है। अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को आपको पहले पहचानना है। ठीक है, कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। आधों की प्रॉब्लम होगी कि हम हिंदी मीडियम से हमारी बीएससी है, तो अब हम कैसे करें। ठीक है, आधों की ये प्रॉब्लम भी होती है, तो उससे बस घबराना नहीं है। ठीक है, हर चीज को ओवरकम करना है। ठीक है, तो अगर हिंदी में आपका बीएससी का सिलेबस चला हुआ है, आईआईटी का जो सिलेबस जो एग्जाम होगा वो आपका इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो आपको पहले टर्म्स के ऊपर वर्क करना है कि अगर हिंदी में इसको ये बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, अलग से उसकी एक नोटबुक बना लो। ठीक है, और वहां पर टर्म्स को डिफाइन करते हुए चलो कि ये होता है, ये होता है, ताकि चीजें जो है धीरे धीरे वो इंप्रूव हो जाए। टाइम लगेगा थोड़ा सा, थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले भी काफी स्टूडेंट्स ने ऐसे काम किया हुआ है कि जो हिंदी मीडियम से थे और वो इंग्लिश मीडियम में भी क्रैक कर गए हैं एग्जाम को। तो बस वर्क करने वाली बात है, तो वर्क करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे। अगर ये बैठ के मान जाओगे कि मुश्किल चीज है, मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई फिर तो नहीं होना है। लेकिन ट्राई करोगे तो चांसेस है हो जाएगा, अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं कहे कि तुम्हारा लास्ट एग्जाम होता है, लेट्स से अगर इनकेस हम वर्स्ट के सिनेरियो लेते कि आपका नहीं हो पाता एग्जाम क्लियर, तब उसका भी फायदा तब भी है, आगे नेट गेट तो दोगे ना। अगर आप एमएससी कर रहे हो, आपका टारगेट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप अप्लाई करोगे, उसके लिए आपका नेट होना जरूरी है। तो नेट में सेम चीज आपको वहां पर भी काम आ रही होगी। ठीक है, तो ये नहीं कि आपका एक कहीं पर वेस्ट तो चली जाएगी। ठीक है, देखो यार साफ सी बात है, सिलेक्शन सबका नहीं होगा, ये आपको भी पता है। 100% सिलेक्शन कहीं से भी निकला, कहीं से पढ़ लो, 100% सिलेक्शन कहीं से नहीं निकलता। बात होती है स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है। ठीक है, अब कोई हो सकता है कि 11th-12th के बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो तो वो बहुत आसानी से कोप अप कर लेगा। किसी को हो सकता है कि थोड़े वीक हो तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स वो भी आ जाएंगे 2-3 महीने में। ठीक है, लेकिन अगर छोड़ के बैठ जाओ कि मेरे को 11th-12th का ही नहीं आता, मैं क्या करूं, तो भी उस केस में कुछ नहीं कर सकता, एफर्ट तो मारना पड़ेगा। ठीक है, तब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। ओके, अब देखो इस आगे की बात करते हैं। अब
ये जो एक्सपीरियंस है ये वाला इंटरेक्टिव वाला गाइस, इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे जो क्लासेस है ना वो हमारे क्या है, जूम ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे कि आप ये वाली क्लास देख रहे हो, हमारी जूम ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है। आपने ऐप से ज्वाइन किया, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने, कुछ नहीं हो सकता है कि लिंक से ज्वाइन की हो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो ने ऐप से ज्वाइन की होगी, तो हमारी ऐसी ज्वाइन हो रही होगी ऐप से, राइट। और हमारे यहाँ पर तो माइक ऑन करके कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वहीं पर अपना माइक ऑन करके आप वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट पहले पूछ लेते डाउट और 2-3 मिनट के अंदर मैं उसी पॉइंट के ऊपर आने वाला होता हूँ। तो अगर आपको ये लगा कि अब मैं टॉपिक खत्म कर चुका हूँ, ठीक है, मैं ये टॉपिक खत्म कर चुका हूँ और मैं नेक्स्ट के ऊपर मूव करने जा रहा हूँ और तुम्हारा पीछे कोई डाउट रह गया तो उसको पूछ लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से टॉपिक अभी तक मैंने खत्म नहीं किया तो हल्का सा वेट कर लो, शायद जो तुम्हारे मन में आ रहा है उसको मैं खुद से कर दूं आंसर। जी समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे में ना क्लास का जो फ्लो है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है, और हमें जो डाउट आते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मैंने बोली 2 लाइन और तुम्हारे मन में आया 3 लाइन का डाउट, तो उसमें दिक्कत आती है, क्लास रुकती हुई चलती है, ठीक है। फिर जो जो दूसरा सुन रहा है ना उसको भी बेकार लगता है, ठीक है, कि इतना इंटरप्शन क्यों हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, अगर मैं उस पॉइंट को कवर नहीं करता हूं जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है, तो जैसे मैं टॉपिक स्विच करूं उससे पहले मेरे को डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइक ऑन करके कितनी बार पूछ, मतलब। और एक चीज और गाइस, ठीक है, अगर जो डाउट्स का सीन है ना, ऐसा है कि आपके पास ना 2 टाइप के डाउट आ सकते हैं। पहला कि आप तो हम कोर्स कर रहे हैं, वो वाला डाउट आ गया। दूसरा कि आप बाद में असाइनमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, और वो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है। अभी गाइस देखो, उसके लिए 2 चीजें कर रहा हूं मैं। पहला, जो मैंने लास्ट ईयर भी किया है, कि हमारे अलग से प्रॉब्लम सेशन होते हैं जहां पर मैं क्या करता हूँ, पहले एक शीट, गूगल शीट का एक तुम्हें लिंक शेयर करता हूँ, वहां पर मैं असाइनमेंट तुमसे क्वेश्चन लेता हूँ कि इसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम आती है, और उसके अंदर फिर हम वो वाले क्वेश्चन जस्ट हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो उससे आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। एक तो तरीका ये था। अभी दूसरी चीज है, लेकिन उसके भी पूरी कमिटमेंट नहीं 100%, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं अभी, कि आपको असाइनमेंट के टाइप सॉल्यूशंस मिल रहे हो, ठीक है। अगेन 100% असाइनमेंट के सॉल्यूशन इस ईयर शायद पॉसिबल ना हो पाए, हम उसके ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं, तो आपको वो धीरे धीरे मिलते रहेंगे कुछ कुछ, ठीक है। उसके ऊपर अभी हमारा वर्क चल रहा है, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगे, इतना जरूर है कि वो क्लास के अंदर आपकी रिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप मुझसे क्लास के एंड में पूछ सकते हो, या फिर जो हमारे प्रॉब्लम सेशन होंगे आप उन डाउट शीट के अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। क्लास के अंदर गाइस एक चीज और बता दो कि डाउट्स यहाँ से ज्यादा किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हारे कैटर नहीं होंगे। अभी हमारा अल्फा बैच चला हुआ, अगर आप जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी ज्वाइन कर रखा है, आप उनसे भी अगर कंफर्म करना चाहो आप कर सकते हो कि हमारा अल्फा बैच की जो क्लास होती है हमारी 2 टाइमिंग के ऊपर हो रही है फिलहाल। एक हो रही है 6 to 8 PM, और उसके बाद होती है हमारे पास 10:15 से 11:30 PM, वो लगभग 12 PM तक चली जाती है। वैसे क्लास का टाइम 8 PM तक है, लेकिन हमारी जो क्लास है पिछले काफी दिनों से वो 9:15 बजे खत्म हो रही है, तो 1.25 घंटे जस्ट वो डाउट्स चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लासेस लंबी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है डाउट्स की वजह से। आप एग्जिट कर सकते हो क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास के एंड में रुक के पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये कि आप असाइनमेंट कर रहे थे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आप कहीं पर फंस चुके हो, आपने कोई क्वेश्चन कर रहे थे बीच में फंस चुके हो, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, आप हिंट लेना चाहते हो, तो वो आप चीज पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, ठीक है। और ये चीज आपको ऑनलाइन में किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रही होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन इतने डाउट आपको कहीं कैटर नहीं किए जा रहे होंगे आपके। उसके बाद गाइस यहाँ पर 2 वे इंटरेक्शन रहेगा, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिक से यार एडवांस लेवल के ऊपर जा रहे होंगे, 11-12 से स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस टॉपिक तक जा रहे होंगे, यानी कि TIFR जेस्ट तक जा रहे होंगे, ठीक है। बेसिक से TIFR जेस्ट की प्रॉब्लम तक जा रहे होंगे। गाइस हम तीनों चीजों को एक साथ लेते हुए चलेंगे, जैम TIFR जेस्ट, सिलेबस सेम है सबका, ठीक है। जेस्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, TIFR के अंदर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। जैम का सिलेबस हमारा बेस है, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको भी हम बीच बीच में साइडवेज करते जाएंगे कवर, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो जैम के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली काम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी आपने अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी हो, गामा फंक्शन, वो हमारे आईटीजेम के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन 2 जगह पर आ सकते हैं। पहला KTG के अंदर आ सकता है, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ सकता है। तो 2 जगह उस इंटीग्रल का, जो गामा इंटीग्रल होता है, उसका तुम्हें नीड पड़ सकती है, जो कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वैसे टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे, चाहे हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उन पोर्शन को भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, बेसिक से एडवांस टॉपिक के ऊपर हम जा रहे होंगे, ठीक है। और जो प्राइस है वो भी यार आपका अफोर्डेबल है। अगर आप कंटेंट देखो, जितना आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है लाइव क्लासेस के अंदर, आपको लगभग 500 आवर्स की क्लासेस होंगी, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही है, असाइनमेंट मिल रही है, आपको रिविजन कोर्स मिल रहा है, ठीक है। और वैलिडिटी भी आपके पास 1 ईयर एंड 1 मंथ की है, तो उसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो आपके पास काफी प्राइस पॉइंट अच्छा है, राइट। उसके बाद गाइस
हम यहाँ पर पूरा ट्राई करें कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर भी ऑफलाइन जैसी फील आ रही है, क्योंकि यार ये जो चीज है ना, जो आप इंटरेक्शन कर रहे हो उससे फील आती है। बस ये कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता लेकिन तुम मुझे देख सकते हो, बस वो वाली चीज है। ठीक है, तो वहां पर एक थोड़ा सा हम लैग करेंगे कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस क्या है उस टाइम पे क्वेश्चन पूछते टाइम, मतलब जो मैं आंसर कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस वहां पर एक कमी है। लेकिन अगर तुम बोलोगे उस चीज को तो वो मेरे को भी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि आपको क्या, क्योंकि आपको जस्ट यहाँ पर अपने आप को बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके मैं फेस को नहीं देख सकता, फेशियल एक्सप्रेशन में नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, और आपसे क्या इस बीच बीच में कंटिन्यूसली फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, मैं लगभग 1.5-2 महीने में फीडबैक ले लेता हूँ स्टूडेंट से। अगर मेरे को ये लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट, अगर तुमसे फीडबैक मिलता है और वो इंप्रूवमेंट की नीड है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जल्दी से वो इंप्लीमेंट भी हो रही हो। ठीक है, तो मैं फीडबैक लेता रहता हूँ 1.5-2 महीने में। तो अगर आपको बीच में कुछ लगे कि यार ये इस चीज की कमी, अगर ये ऐसा और हो जाता तो ज्यादा बेटर होता, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीज आपको मिल रही हो। ठीक है, उसके बाद गाइस मेन चीज है जो डाउट आता रहता है कि राइट टाइम क्या होता है स्टडी करने का। कुछ अभी आप में से यहाँ पर फर्स्ट ईयर में होंगे, कंफ्यूज होंगे कि अभी करें कि बाद में करें। देखो, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो वैसे आपके ऊपर है कि अगर आपको अभी करना है आप अभी भी कर सकते हो, जून में करना है आप जून में भी कर सकते हो। ठीक है, जनवरी में अगले साल करना है तब भी कर सकते हो। मैं तीनों का केस बता देता हूँ। अगर आपकी 11th-12th बहुत ज्यादा वीक है, अगर 11th-12th बहुत ज्यादा वीक है तो अभी कर लो। अगर 11th-12th ठीक ठाक है, ठीक है, तो उस केस में आप वहां पर भी जा सकते हो जून के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये कि बहुत अच्छी थी, आपने जेई मेन की तैयारी कर रखी थी, तो आप उस केस में नेक्स्ट ईयर भी ज्वाइन कर सकते हो जनवरी के अंदर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है। अगर 11th-12th बहुत ज्यादा वीक है तो 2 ईयर के साथ जाओ, क्योंकि आपको टाइम लगेगा ना, अभी पहले तो 11th-12th के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो टाइम लगेगा उस चीज में, राइट। फिर अगर आपके पास ठीक ठाक है तो आप जून के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, 1.5 साल काफी है जैम की प्रिपरेशन के लिए। अगर 11th-12th बहुत अच्छी है आपकी तो उसके लिए 1 साल का भी है, और 1.5 साल का करोगे तो उसमें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सीन ये है कि आप बीएससी भी कर रहे हो, ठीक है, या आप बीटेक भी कर रहे हो, तो आपको वहां पर भी टाइम देना होता है। तो 1 साल के अंदर थोड़ा बहुत सफर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस हमारा ये नहीं कि यार कम है, 3 साल का सिलेबस 1 साल के अंदर कर रहे हैं। आपकी जो 3 साल का जो बीएससी का सिलेबस है उसको हम 1 साल के अंदर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा तो हेक्टिक होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्लासेस अटेंड नहीं करनी, कहा ना, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट करना, टेस्ट देना, खुद सोच के देखो कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ ना, तुम्हारे पास जो टेस्ट है ना, जो अभी इस साल जो दिए मैंने, वो लगभग तुम्हारे 35 टेस्ट थे, टॉपिक वाइज टेस्ट। एक टेस्ट तुम्हारे पास इसके अंदर थे तुम्हारे 20 क्वेश्चन थे, यानी कि 1 आवर का तुम्हारा टेस्ट हो रहा था। सॉरी कुछ क्वेश्चन, कुछ टेस्ट गए यहाँ पर ना, तुम्हारे 15 क्वेश्चंस के बजाय यानी कि 45 मिनट्स, तो मैं 45 मिनट्स लेके चलता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, कुछ टेस्ट थे ऐसे जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें 15 थे। ठीक है, एक दो टेस्ट ऐसा भी था जिसमें 12 क्वेश्चन थे, जो थोड़ा सा लेस इंपोर्टेंट टॉपिक था ना। ठीक है, और जो छोटा टॉपिक था उसके 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर लेट से मैं 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चल लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि 45 मिनट्स के ये वाले टेस्ट है। 35 इंटू 45 करो। उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे तुम्हारे पास, जो कि हमारे 1 आवर के क्लास थे, 20 क्वेश्चन के टेस्ट थे वो। उसके बाद फिर मिक्स टेस्ट थे, ठीक है, मिक्स टेस्ट 3 थे। ठीक है, हर एक टेस्ट 2-2 घंटे का था। उसके बाद फिर जो है फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट की अगर बात करोगे तो फुल लेंथ टेस्ट गाइस अब इस साल 4 थे, तुम्हारे में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 8 या 10 तक जा रहे होंगे। ठीक है, इस साल चाहते हैं कि यार देखो अभी ना प्रेप किट को एस्टेब्लिश हुए अभी 1 साल हुआ है, तो कंटेंट अभी बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी इतना बना है, राइट। अभी अगले साल इसके अंदर और चीज ऐड हो जाएंगी, क्वेश्चन सारे चेंज होंगे, मतलब सारे चेंज नहीं, मतलब इनकी रीशफलिंग करूंगा मैं दोबारा से सारी चीजों की, टेस्ट एज इट इज नहीं आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐड भी होंगे, कुछ क्वेश्चन में से डिलीट भी हो जाएंगे, जो थोड़े से लगेंगे ये थोड़ा बेकार क्वेश्चन है उसको मैं हटा दूंगा, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पर 4 टेस्ट थे तुम्हारे, तो एक टेस्ट यहाँ पर 3 घंटे का। तो अगर तुम ये ओवरऑल टेस्ट का टाइम देखोगे ना, तो टेस्ट देने में भी टाइम तुम्हारा काफी जाने वाला है। ठीक है, टेस्ट का टाइम देखोगे तो वो भी तुम्हारा अपने आप में बहुत ज्यादा है। 35 इंटू में 45 मिनट्स करो। ठीक है, उसके बाद फिर 7 इंटू में 1 करो, फिर 3 इंटू में 2 करो, फिर 4 इंटू में 3 करो। तो टेस्ट देने में भी तुम ये लगभग ये कह सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें लगभग कम से कम 80 घंटे का काम है तुम्हारा टेस्ट देना भी। ठीक है, और ये तो टेस्ट देना देना है, इसको बाद में एनालाइज करना भी तो पड़ेगा, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो भी तो करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो लगभग तुम्हें टेस्ट को देने में भी, अगर तुम सारे टेस्ट को दे रहे हो अच्छे से, तो लगभग तुम ये कह सकते हो तुम्हारे 160 घंटे के आसपास का टाइम सिर्फ टेस्ट में जा रहा होगा पूरे साल का। ठीक है, फिर ऐसे क्लासेस हैं तुम्हारी 500 घंटे की, फिर उनको रिवाइज करना है। 2 बार करोगे रिवाइज ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर रिवीजन कोर्स आएगा। ठीक है, असाइनमेंट्स करोगे
जस्ट अ सेकंड गाइस, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि टाइम बहुत लगेगा, ऐसा नहीं है कि छोटा कंटेंट है, कंटेंट बहुत है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बीएससी बिल्कुल भी सफर ना हो रही हो, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपकी 11-12 ठीक है तो 1.5 साल का कोर्स तब भी लेना, और 2 ईयर का कर रहे हो तो आपके पास और टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अब जो 1 ईयर वाले हैं, अब गैस उनके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि 11-12 का जो है ना, अभी स्टार्टिंग में जो मैं क्लासेस रख रहा हूँ, कितनी रख रहा हूँ, 8 आवर्स अ वीक रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी 11-12 के जो कंसेप्ट जो तुम्हें लगता है, ठीक है, सिलेबस की मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स है मैं अलग से मेंशन करके दे दूंगा कि 11-12 के ये टॉपिक्स तुम देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन तो सबको आती है, इंटीग्रेशन के अंदर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन जो 12th क्लास वाली है वो आनी चाहिए आपको, क्योंकि यार पूरे कोर्स के अंदर वो आपको नीड लग रही होगी। डिफिकल्ट टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड था, पार्शियल फ्रैक्शन था, वो वाला। हालांकि कोर्स के अंदर जैसे जैसे बीच में आएंगी चीजें मैं बताता जाऊंगा सारी, कि सब्स्टिट्यूशन ऐसे कर रहे हैं, फिर जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो टाइप होती है इंटीग्रल की, वो वाली, फिर जो हमारी प्रोडक्ट वाली जो टाइप होती है वो वाली भी। ठीक है, तो सारी चीजें हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन ये कि कुछ क्वेश्चन अगर खुद से पहले प्रैक्टिस कर लोगे 11-12 के, थोड़े बेसिक जो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर ऐसे मैकेनिक्स के तुम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो 11-12 की, क्योंकि तुम्हारे पास जो 11th क्लास की जो मैकेनिक्स है काफी पोर्शन है तुम्हारा एज इट इज का एज इट इज यहाँ पर। ठीक है, तो वो तुम एससी वर्मा से कुछ कुछ साइडवेज कर सकते हो प्रैक्टिस स्टार्टिंग में। ठीक है, दो चीजें होंगी उससे, पहले कि तुम थोड़ा आसान क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, दूसरा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें तुम्हारी यहाँ पर हो जाएगी, पहला आसान क्वेश्चन करोगे, 11-12 का कर रहे हो ना, अब बीएससी में आ चुके 11-12 का कर रहे हो तो थोड़ा आसान है। ठीक है, तो वो दो चीजें होंगी, एक पहला चीजें आसान लगेंगी, और दूसरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को वो चीज डेवलप हो जाएगी, तो आगे ज्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब गए जो स्टार्ट टाइम मैंने बता दिया, तो तब तुम रेडी हो तब तुम स्टार्ट कर सकते हो, वो बेस्ट है। क्योंकि देखो यार, जितना टाइम तुम दोगे कोर्स को उतनी ज्यादा तुम वैल्यू गेन कर रहे होगे, क्योंकि उतना टाइम तुम्हें सेल्फ स्टडी का मिलेगा। कोर्स करवाने को मेरे को कहोगे मैं 4 महीने में करवा डालूंगा, ठीक है, लेकिन बात ये है सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है क्लासेस के साथ। क्लासेस का काम क्या है कि आपको एक स्ट्रक्चर वे में आपको सिलेबस प्रोवाइड करना, कि ये हमारा सिलेबस है, ये टॉपिक्स आपके हैं, ये आपको पढ़ना है, इसको आपको स्किप करना है, ये आपका काम है मेरी तरफ से, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको पढ़ना भी तो है, कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने, असाइनमेंट सोल्व करोगे, जो आपकी डाउट्स आएंगे उनको मैं सोल्व करूंगा फिर। ठीक है, तो वो चीज है। तो जितना टाइम आपके पास होगा उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, उतनी अच्छी सेल्फ स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्जी यार, आप समझदार हो, है ना। अब देखो यार, आगे की बात करें, जो हमारे पास कोर्स फ्लो है, ये हालांकि गाइस मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बता रखा है, इनकेस किसी ने देख रखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ, ठीक है, जनवरी और फेब में। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे थर्मल फिजिक्स की। ठीक है, थर्मल फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर जाएंगे, अगेन एक आसान सब्जेक्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, कुछ को काफी मुश्किल लगती है लेकिन चीजें होती नहीं है मुश्किल। ठीक है, तो चीजें आसान ही होंगी, मजा आएगा करने में, और एक आसान है। गाइस देखो, मैंने यहाँ पर ना पहले आसान टॉपिक्स को टारगेट किया, क्योंकि देखो मैकेनिक्स ना थोड़ा डिफिकल्ट साइड के ऊपर टॉपिक है, और काफी ना इसको करते ही हार मान लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को करने से हार मान लेते हैं कुछ, ये थोड़ा सा हार्ड साइड के ऊपर हमारा सब्जेक्ट है। चाहे से तुम इसको 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th क्लास में आता है हमारे पास मैकेनिक्स पहली बार कि हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना सीखते हैं, है कि नहीं। फिर 11th क्लास में पढ़ते हैं और एडवांस, अब यहाँ पर और एडवांस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हम करेंगे जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर, इस मई और जून के अंदर हम करेंगे एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये तीनों हमारे यहाँ पर आसान सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक आसान सब्जेक्ट आएगा ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स, जो कि अक्टूबर के अंदर आएगा। ठीक है, सितंबर के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट, और ये भी हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये दो जो सब्जेक्ट है ये हमारे क्या है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो इन 3 महीने के अंदर हम यहाँ पर ये कर रहे होंगे, और ये कैसे तुम्हारा है ना, लगभग तुम्हारा 20 जून के आसपास ये खत्म हो जाएगा, तो जून के अंदर ही तुम्हारी स्टार्ट हो सकती है मैकेनिक्स। ठीक है, देखो गाइस, एक चीज है, ये जस्ट ना एक ओवरव्यू है कि हम इस फ्लो में जाने वाले हैं।
ठीक है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं अभी तो मैं कह रहा हूं कि मिड अक्टूबर तक मैं कोशिश करूंगी सिलेबस खत्म हो जाए। तो लेट से अगर मैक्स टू मैक्स हमारा सिलेबस जाता भी है, कि अगर मेरा मन कर गया कि ज्यादा डिटेल में करवाने का चीजें, देखो मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैं ना क्लास से पहले सोच के आता हूँ कि ये टॉपिक नहीं करवाना है, ठीक है, लेकिन फ्लो फ्लो में ना वो हो जाता है मेरे से, ठीक है, तो एक आधा टॉपिक हम एक्स्ट्रा कवर कर लेते हैं जो मैं डिसाइड करके नहीं आता हूँ, ठीक है, कि क्लास के अंदर करवाना है। तो उसके चक्कर में क्या हो जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि ना ये लगता है कि ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले सोचता हूँ कि छुड़वा दूंगा, लेकिन फिर क्या है, स्टूडेंट्स का डाउट आ जाता है उससे रिलेटेड, फिर मेरा कम मन कर जाता है चलो आओ कर ही लेते हैं फिर, तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या सीन है, एक आधा टॉपिक एक्स्ट्रा कवर होने की वजह से तुम्हारा ये मैक्स टू मैक्स नवंबर मिड तक जाएगा, इससे आगे मैं नहीं जाने दूंगा। इस बार जो मैंने सिलेबस खत्म करवाया था, इस बार वो तुम्हारा 3 दिसंबर तक खत्म हो गया था, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 3 को नहीं, मेरे को 3, 4, 3, 4, 5 को, हाँ 6 आई गेस 7 दिसंबर को खत्म हो गया था। 7 दिसंबर को मैंने यहाँ पर सिलेबस को खत्म करवा दिया था, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। और जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया था उनकी मैंने 2 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं ली थी पूरे दौरान, ठीक है, बस लास्ट में नवंबर में ली थी, थोड़ा सा ज्यादा लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर कहीं पर भी उनकी 2 घंटे से ज्यादा दिन में क्लास नहीं ली। इनफैक्ट उनकी जनवरी के अंदर मैंने यहाँ पर 1-1 घंटे की क्लास ली थी जस्ट, ठीक है, जनवरी के अंदर, फैब के अंदर, एंड स्टिल हम यहाँ तक सारा सिलेबस कवर कर गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस जो थी वो रेगुलर चल रही थी। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट रहोगे आराम से सिलेबस खत्म होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो इस बार जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ इस बार, कि हम सिलेबस यहाँ पर खत्म करेंगे। अगर थोड़ा सा आगे जाता भी है तो मैक्स टू मैक्स तुम नवंबर में लिख सकते हो, मैक्स टू मैक्स की, अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन करवा देता हूँ, या फिर बीच में अगर 10-15 दिन के में कहीं पे छुट्टी करनी पड़ जाती है इन केस, वैसे गैस तुम्हारा ऑफ जो है वो आगे थोड़ा कम ही हो रहा होगा। अभी क्या सीन है मैं बता देता हूँ तुम्हारा, अभी फैब के अंदर एग्जाम हो जाएगा आईटीजेम का, उसके बाद तुम्हारी थोड़ी क्लासेस में इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर का बैच है वो भी चला हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर भी क्लासेस जा रही है, लेकिन फैब के अंदर वो एग्जाम खत्म हो जाएगा उनका, उसके बाद फिर तुम्हारे ऊपर क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। और अभी के लिए गाइस बात की जाए, थोड़ा ज्यादा कंटिन्यू बोल लिया यार, ये ना कि तुम बीच में डाउट नहीं पूछा तुमने, मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा। तुम्हारे कोई डाउट है तेरे कमेंट सेक्शन में लिख लो, उनको आंसर कर देता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कमेंट्स में जो तुम्हारे डाउट है लिख लो, मेरे को थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा उसमें। जिन्होंने अभी बीएससी ज्वाइन की है ना, उनका ये है कि तुम 2025 वाले एस्पिरेंट हो, है ना, तो अभी पहले अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क करना है तुम्हें ज्यादा, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस थोड़ा 11th-12th का पढ़ लिया, और साथ में एक सब्जेक्ट को कवर करते चलना। जैसे अभी जनवरी के अंदर मैं एक ही सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, लेकिन फैब के अंदर हमारे 2 सब्जेक्ट चल रहे होंगे साइमल्टेनियसली, तो उसमें से तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट को कर सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट तुम छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तुम नेक्स्ट ईयर का वो कर सकते हो या तो उसको, या फिर बाद में तब तुम्हारा मन करे तब करो, तो एक टाइम के ऊपर जस्ट एक सब्जेक्ट को उठाना तुम, ठीक है। ये मेरा अपनी तरफ से सजेशन रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारा मोर गोल, मतलब तुम्हारा गोल ये नहीं कि तुम्हें फास्ट वे से सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि अच्छे से सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अच्छे सिलेबस करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जस्ट क्लासेस कम दे रहे हो तो पढ़ने को भी टाइम कम देना है, ये है कि क्लासेस कम कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो, थोड़ा बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मतलब है। तो जो तुम क्लासेस अटेंड कर रहे हो उसको साइडवेज तुम बुक से ही पढ़ो, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो ये 2024 वाले एस्पिरेंट है वो बुक के साथ जाने को जा सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी रहेगी ज्यादा टाइम मत देना, अगर टाइम ज्यादा दे दोगे ना बुक्स को तो असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी शायद लग रहा होगा, 5 महीने रुक जाओ, खुद कहोगे नहीं टाइम निकल रहा है, ठीक है। सजेशन रहेगा, मान भी लेना इस बात को, कि बुक्स को थोड़ा सा कम प्रेफर करना, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात ये है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा नहीं तो, क्योंकि तुम्हें अपने यार बीएससी का भी देखना है ना, सिर्फ तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें बीएससी का भी देखना है, ठीक है। तो बीएससी के लिए बुक्स को रेफर कर सकते हो साथ में, ठीक है। और अगर लेट्स से कि जो हम यहाँ सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो तुम्हारे इस साल सेमेस्टर के अंदर भी है तो बहुत अच्छी चीज है, तो फिर उसको बुक से ही पढ़ते हुए चलो अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि एक साल में अगर बुक से हर एक टॉपिक को पढ़ोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे भाई, सिलेबस बहुत है, 3 साल का सिलेबस 1 साल में करने वाले हम लोग, ठीक है।
क्लासेस सेम टाइम के ऊपर होगा, भी शेड्यूल बताता हूँ मैं कि क्या है। CSA नेट के लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में। देखो लास्ट ईयर तुम लास्ट थर्ड ईयर में, तो तुम्हारे पास तो अगला ड्रॉप ईयर आ गया ना तुम्हारा, तो फिर ये अगर तुम अभी लास्ट ईयर में, तो तुम इस साल एग्जाम देना था फिर। अगर इस साल का तुमने फॉर्म नहीं फिल किया तो तुम्हारा ड्रॉप ईयर आ गया, फिर तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है पढ़ने का। ठीक है, और अगर देखो ड्रॉप लेना ना लेना वो तुम्हारा अपना डिसीजन होता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि ड्रॉप लें कि ना लें बाद में, वो तुम्हारा अपना पर्सनल डिसीजन है। क्योंकि देखो मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई चीज कर रहे हो ना तो अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, पहली बात तो कि अगर तुम कर रहे हो यहीं पे अपने BSc के सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो उसको अच्छे से करो कि तुम्हें अगले साल की नीड ही ना पड़े। ठीक है, या तो रहने दो। ठीक है, कर रहे हो तो अच्छे से करो। ठीक है, या तो रहने दो, करो तो अच्छे से करो। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है 1 साल का। कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड आने वाला है, टेस्ट तुम्हें मिल रहा है, असाइनमेंट तुम्हें मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। तो क्या चीज रोक रही है? इंटेंशन तुम्हारी, तो उस चीज को सुधारो, अपना मन बनाओ, है ना, कि करना ही है। अगर मन बनाओगे तो कैसे नहीं होगा। ओके, रेफरेंस के लिए बात करता हूँ। और देखो ये स्ट्रेटेजी सेशन ना मैं थोड़ा सा ना 1 हफ्ते के बाद लेता हूँ, ताकि तुम्हें ना थोड़ा एक बार आइडिया हो जाए कि सिलेबस कैसा है, और फिर मैं बताऊंगा कि रेफरेंस करना, बुक्स को रेफर कैसे करना। ठीक है, अगर मैं एक बार बता दूं तो अभी उसका फायदा नहीं है। एक बार तुम खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर तुम रिलेट कर पाओगे, अभी तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार हफ्ता 2 हफ्ता निकलने दो, उसके बाद फिर मैं वो सेशन लेता हूँ। ठीक है, कि रेफरेंस बुक को कैसे मैनेज करना साथ ही साथ। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार 1-2 हफ्ता खुद से ट्राई करो, फिर तुम कुछ गलतियां करोगे उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके, क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा ना कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, और लगेगा कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो भाई जो तुम्हें सही लग रहा है फिर वो कर लेना। ये हर एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो जाते हो तो ये मान लेना मेरी बात, अगर नहीं होते हो तो भाई अपनी सलाह लेना फिर। ठीक है, ओके, तो आओ देखो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, डाउट्स को मैं लास्ट में ले लूंगा। तो कोर्स फ्लो आई होप कि यहाँ पर सभी को क्लियर होगा कि अक्टूबर मिड तक हमारा मोस्ट ऑफली खत्म हो जाएगा। अगर इन केस नहीं हो पाता है तो नवंबर मिड मैक्स टू मैक्स, नवंबर मिड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। TFR एग्जाम आपका दिसंबर के सेकंड संडे को होता है। जैम एग्जाम आपका फरवरी में होता है। तो जैम तक के आपके पास 3 महीने बाद में आराम से पढ़ने के लिए, और TFR के अंदर स्टिल आपके पास 1 महीना रहेगा अगर हम नवंबर मिड तक भी जाते हैं तो। वैसे तो अक्टूबर तक मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर रहने वाला है कोर्स का स्ट्रक्चर। फोकस किस किस चीज के ऊपर होगा? सबसे पहले गाइस जो हमारे रेलेवेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन गाइस सारी नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं सारा करना, कि जो तुमने BSc में किया सारी डेरिवेशन नहीं होने वाली। जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिनकी जो कैलकुलेशंस है वो हमें क्वेश्चंस को करना सिखाती है, या जो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर जहां से हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, हर एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन जो डेरिवेशन हमारे लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ डेरिवेशन होती है जो जस्ट थियोरेटिकल होती है हमारे पास, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर नहीं भी करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि काफी कम नंबर है, जो रेलेवेंट डेरिवेशन है उनका नंबर भी काफी है। ठीक है, 3 साल का कोर्स है भाई, बहुत डेरिवेशन है। ठीक है, साथ में कंसेप्ट के ऊपर फोकस रहेगा हमारा, साथ में प्रॉब्लम्स हम कर रहे होंगे। डेरिवेशन की फॉर्मूला डिराइव कर लिया, कंसेप्ट देख लिया कि क्या क्या कंसेप्ट है, उसके ऊपर प्रॉब्लम कर ली, फिर उसके ऊपर जो PYQs आए हैं वो कर लिए, फिर असाइनमेंट तुम कर ही लोगे सारा कंप्लीट। ठीक है, जो डाउट्स आएंगे उनको मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा इस कोर्स के दौरान। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस वो क्या है? सेल्फ स्टडी है। अगर क्लासेस अटेंड की है, सेल्फ स्टडी नहीं की है, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से खुद से बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हो, लेकिन ये है कि कोचिंग तुम्हें एक स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर देते हो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे जाना है। ठीक है, तो अगर तुम कोचिंग खाली क्लासेस अटेंड कर रहे हो और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो नहीं निकलेगा। सेल्फ स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्लास की रिविजन करनी है, असाइनमेंट करना है, उसके बाद फिर टेस्ट देने हैं। अगर ये चीज फॉलो करते गए पूरे साल भर ये चीज फॉलो की है तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आएंगे अगर पूरे साल भर ये चीज फॉलो करोगे तो। अब इसके बाद तुम्हारा जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले गाइस तुम अभी इनिशियल पॉइंट के ऊपर खड़े हो, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है। इनकेस अगर तुम्हारी कोई क्लास मिस हो जाती है, कहीं पे तुम्हें जाना पड़ जाता है या कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, तो गैस उसको उसी वीक में खत्म कर लेना। बैकलॉग नहीं जाना चाहिए तुम्हारा अगले वीक के अंदर। एक वीक के अंदर क्लास मिस हुई है, 1-2 क्लास, तो उसी वीक के अंदर वो दूसरे दिन मैनेज करो उसको। क्योंकि अगर एक बार पाइल अप होना शुरू हुआ ना फिर हाथ में नहीं आएगा सिलेबस, मैं बता देता हूँ।
ठीक है। अगर एक बार पाइलअप चीजें होने लगी तो दिक्कतें आती हैं, तो पाइलअप बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ठीक है। हफ्ते का कंटेंट हफ्ते में ही खत्म करना है, उसको आगे नहीं जाने देना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन जरूरी है। अगली क्लास में आने से पहले जो पहले पढ़ा है उसको एक बार देख लिया कि क्या क्या हमने किया था, एक रफ आइडिया लिया। कुछ टॉपिक आसान होंगे, कुछ टॉपिक डिफिकल्ट होंगे। आसान है तो उसको एक बार रीड करके भी तुम्हारा काम चल जाएगा। चीजें डिफिकल्ट है तो यार उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मस्ट है, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मस्ट है। यार ये होता है कि कभी कभी हमें टाइम लगता है, कभी कभी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो टाइम लग रहा है तो हर बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। टाइम नहीं लगता तो एटलीस्ट जो क्लास में किया है उसको तो पढ़ के आना, नोट्स को कम से कम, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास टाइम हुआ है, कॉलेज का ज्यादा हेक्टिक नहीं था, तो उस केस में क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। अगर हेक्टिक है तो जस्ट क्लास के नोट्स कम से कम रिकॉल करके आना कि क्या क्या हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर असाइनमेंट्स करने हैं, साथ में टेस्ट को साथ में लेते हुए चलना है। असाइनमेंट गाइस देखो, जैसे कि हमने एक क्लास के बाद तो असाइनमेंट करने का एकदम से फायदा है नहीं, ठीक है। दो तीन क्लास जैसी हमारी होती है टॉपिक की, तो उसके असाइनमेंट के साथ हमें स्टार्ट हो जाना है। असाइनमेंट जो तुम्हें टॉपिक वाइज बिल्कुल सब टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। जैसे आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो असाइनमेंट मिलेगा कैसे मिलेगा, पहले तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे, उसके भी तुम्हारी टाइप स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, एग्जैक्ट इक्वेशंस होती हैं, तो वहां पर तुम्हें सब टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारी एक टाइप खत्म हुई, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही, तो वो चीज हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि लेट्स से आज हम होमोजेनियस खत्म कर लेते हैं, तो होमोजेनियस इक्वेशन के तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी बुक को रेफर कर सकते हो पहले, अगर एक दो क्वेश्चन बुक से करना चाहो। उसके बाद फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन को करना है, मस्ट ये चीज है। उसके बाद फिर टेस्ट, जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से खत्म होता है, तो उसके 3-4 दिन के अंदर अंदर तुम्हें उसका टेस्ट मिल जाएगा, तो उसको तुम्हें टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्लियर है। फिर आपका रिवीजन कोर्स है एंड में, ये करना है आपको पूरे साल भर फॉलो, यानी कि नवंबर तक। फिर आपका लास्ट में रिवीजन कोर्स आएगा। रिवीजन कोर्स मैं तो कहूंगा कि आप देखो, क्योंकि वहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 2-3 महीने के अंदर गुजर जाएंगे दोबारा से, ठीक है। राइट, तो वो चीजें आपके डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। अगर आपको डाउट आता है यहाँ पर आके डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। और आपकी चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करो, लास्ट में आके डाउट पूछ सकते हो क्लास के एंड में आकर के। तो दोनों तरह से बेनिफिट है ना। फिर टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेना है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज नहीं दोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं। सारी चीजें फॉलो किए, राइट, अच्छे से फॉलो किए तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। लेकिन सर हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं वो जस्ट ये चीज कर लेते हैं, बस ये तो कर लिया, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर नहीं करोगे तो भाई वहां तक कैसे पहुंचोगे, करना तो पड़ेगा ना। अगर भाई उतर रहे हो, मैं तो या तो उतरो ही मत, छोड़ दो, नहीं करना। अगर कर रहे हो तो फिर सारी चीजें फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। तभी तुम रैंक के बारे में सोच सकते हो कि एक अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। और एक साल यार इतना टाइम होता है कि ना 0 से टॉप 10 तक जा सकते हो आराम से, ठीक है। बहुत टाइम होता है एक साल का। अब गाइस देखो, यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़े से कि हमारे पास कि एक एक चीज और गाइस, कि जो तुम्हारा कंटेंट है ना, वो तुम ऐप और वेबसाइट दोनों के ऊपर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऐप वेबसाइट दोनों के ऊपर हो जाएंगे। जो तुम्हारे लेक्चर्स हैं तुम लैपटॉप पे भी देख सकते हो, ठीक है। तुम मोबाइल पे भी देख सकते हो, टैबलेट है टैबलेट पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज के ऊपर कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, एक टाइम पर एक डिवाइस के अंदर लॉगिन रहेगा, 2 डिवाइस के अंदर लॉगिन नहीं होगा अकाउंट, ठीक है। एक टाइम पर एक ही डिवाइस के अंदर लॉगिन रहेगा, यानी कि अगर आपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन किया तो मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक टाइम के ऊपर एक डिवाइस, ये गाइस इसलिए किया गया है जस्ट थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक के ऊपर रहेगा, ओके। कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, राइट, किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो, 24 घंटे 7 दिन कभी भी आओ एक्सेस कर सकते हो ऐप को। लाइव इंटरेक्टिंग क्लास रहने वाली है, जूम ऐप की मैंने बताई थी। अब गैस अगर पेमेंट की बात की जाए तो गैस यहाँ पर जो तुम्हारी 2024 की जो फीस है वो 12,499 थी, और 2025 की 17,999 थी, और जो करंट प्राइस अभी 15% ऑफ है 18 जनवरी तक। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो 18 जनवरी से पहले आप एनरोल कर सकते हो, और आपको इस प्राइस के अंदर ये कोर्स मिल रहे होंगे, ठीक है, 2024 एंड 2025 के लिए, राइट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो बीएससी के, या फिर बीटेक के सेकंड ईयर में हो, तो आपके लिए 2025 है। अगर ऐसे आप बीएससी के सेकंड ईयर, या फिर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, क्या अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो भी आप 2024 को प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप बीटेक के थर्ड ईयर में हो तो आप इस वाले कोर्स के साथ जा सकते हो 2024 वाले के साथ, ठीक है। पेमेंट से पहले गाइस जस्ट आपको फिजिक्स 15 कोड यूज करना है, और आपको इंस्टेंट 15% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 15% आपको ऑफ मिल जाएगा यहाँ पर कोड यूज करने से। जस्ट कंटेंट को आप वेबसाइट और इसको
ऐप के ऊपर, दोनों के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। अभी गाइस ये यहाँ पर ऐसे छोटा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको फुल स्क्रीन भी बाद में कर सकते हो, तो कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर भी आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। लाइव क्लास तो आपकी ऐसे जूम के साथ होगी, मे बी आप में से कुछ अभी लैपटॉप के साथ ज्वाइन भी हो, आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है लाइव क्लास वो जूम ऐप के साथ होगी, और जो रिकॉर्डेड है वो इंटरफेस आपका ऐसा हो रहा होगा। यहाँ से इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको मैं अलग से बता दूंगा। एक वीडियो ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और आपके बैच के अंदर अपलोड भी कर दूंगा। आपको वहां पर ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे क्या कंटेंट को एक्सेस करना है। ठीक है, ओके। तो गैस ये था सारा का सारा ऐप के बारे में। और इनकेस गैस किसी को कोई डाउट आता है, तो कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है बाद में, तो इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, 9971029358, 9971029358। या फिर आप ईमेल करना चाहते हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो, contact@myprepkit.in। एंड इन केस किसी को वेबसाइट नहीं पता कि वेबसाइट क्या है, www.myprepkit.in, myprepkit.in। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ वेबसाइट है। और ऐप इनकेस किसने डाउनलोड नहीं किया, लिंक से ज्वाइन की थी क्लास, तो प्रेपकिट सर्च कर सकते हो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के, वहां पर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, राइट, तो वहां से आपको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब गैस देखो, काफी स्टूडेंट होते हैं कि क्या मेरे से हो पाएगा, तो अगर यार देखो सोच रहे हो ना, तो थोड़ा बड़ा सोचो कि आपसे होगा, और उसके लिए बस मेहनत करो। ठीक है, बैठे बिठाए कुछ नहीं होता है, कुछ हासिल करना है तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और इवन अगर एंट्रेंस एग्जाम तुम क्रैक करके अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच भी जाओगे, तो वहां पर भी बैठे बिठाए कुछ नहीं मिल रहा, वहां पर जाकर के फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो गया तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे भी एफर्ट करना पड़ेगा। राइट, तो गैस ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब इनकेस किसी कोई क्वेरी है तो मैं यहाँ पर आंसर करने के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ से यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो कुछ टाइम यहाँ पर हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद 10-15 मिनट तुम्हारे एड्रेस कर लेता हूँ क्वेरी को। इनकेस बाद में किसी को रहे तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और 2 PM पर तुम्हारी क्या है, क्लास भी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो डाउट्स है मैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ। हाँ, एक टाइमिंग का रहेगा गाइस, एक टाइमिंग और मैं बता देता हूँ। जो अभी टाइमिंग है गाइस तुम्हारी, अभी जैसे मैंने जनवरी के अंदर बोला, तुम्हारी वीक में जस्ट 8 आवर्स की क्लासेस हो रही होंगी। तो अभी जो फिलहाल की जो टाइमिंग है वो ऐसी रहेंगी, तुम्हारी जो क्लासेस है वो संडे को होंगी। ठीक है, संडे को तुम्हारे पास दो टाइमिंग के ऊपर क्लास होंगी। पहली 11 AM से 11 AM टू 1 PM पहली क्लास। दूसरी क्लास होगी 2 PM से 1 आवर का यहाँ पर गैप है। अगर आपको बीच में लंच करना है, जो करना है आप वो कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना है, रेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 2 PM से 4 PM। तो ये आपकी संडे को क्लास रहने वाली है, आपकी इवनिंग यहाँ पर फ्री रहेगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, ट्यूसडे को क्लास होगी आपकी 6 PM से 8 PM। राइट, और ऐसे फिर थर्सडे को क्लास होगी 6 PM से 8 PM। तो अभी आपकी ये 8 आवर्स की क्लास होगी अभी फिलहाल। ठीक है, फिर आपका शेड्यूल आपको बाद में शेयर कर दिया जाएगा। अभी का जो शेड्यूल रहेगा वो आपका ये रहेगा। ठीक है, संडे को दो क्लासेस 4 घंटे की हो जाएंगी, और फिर ट्यूसडे और थर्सडे को आपके यहाँ पर 2 आवर्स की आएंगी, 4 आवर्स की यहाँ पर, तो 8 आवर्स की आपके यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में वीक में हो रही होंगी क्लासेस। अब बाकी डेज जो है, अगर उनको यार बिल्कुल ऑफ मान लोगे तो फिर दिक्कतों में फंसोगे। तो वो ऑफ नहीं है, वो सेल्फ स्टडी का टाइम है। किसका टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम। जो चीजें कवर होती जा रही है, क्वेश्चंस भी करते जाना है। ठीक है, तो आज हम अभी यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास रहने वाली 2 PM वाली। ठीक है, इससे अगली जो क्लास हो हमारी ट्यूसडे को होगी, फिर हमारी थर्सडे को हो रही होगी। ठीक है, तो ये है टाइमिंग के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जैन। ठीक है, फैब का शेड्यूल आपको बाद में शेयर कर दिया जाएगा। आप वाले बैच के लिए गाइस मैक्स टू मैक्स आपके नवंबर तक रिवीजन कोर्स में गाइस नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, वो नीड के अकॉर्डिंग हम बाद में देख लेंगे। नवंबर तक आपके मैक्स टू मैक्स वीक में 12 आवर की क्लास हो रही होगी, उससे ज्यादा आपकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, डाउट सेशन एक्स्ट्रा होते हैं तो बात अलग है, लेकिन कोर्स की आपकी 12 आवर से ज्यादा की क्लास की हमें नीड नहीं पड़ेगी। जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनके जो क्लासेस हैं उनकी ज्यादा हो रही होगी। हालांकि आप वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका मन करता है कि एक सब्जेक्ट को मेरे को दोबारा पढ़ना है, जैसे अभी हमने मैथमेटिकल फिजिक्स यहाँ पर किया, और 4-5 महीने के बाद आप भूल जाते हो, तो बैच आगे जून जुलाई में भी आ रहा होगा, तो उनकी भी लाइव क्लास हो रही होंगी। तो अगर आप वहां पर ज्वाइन करना चाहते हो दोबारा से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से कोर्स को एक ही बार डिस्कवर करना चाहते हो, तो आपको 12 आवर से ज्यादा कभी भी क्लास अटेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीज है। ओके, अब पूछ सकते हो गाइस जो पूछना है।
शोएब तुम्हारा देखो आईएससी का क्या है, तब तुम वहां पर फिर उनके उसके लिए तुम्हें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम वहां पर लेट्स से इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते तो आईआईटी का तो प्रोसेस अलग है, वहां पर जस्ट आपको आईआईटी जैम का एग्जाम देना, अगर आपने आईआईटी जैम का एग्जाम क्रैक कर रखा है तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा उसके बेसिस के ऊपर। आईएससी के अंदर इंटरव्यू एक अलग प्रोसेस है, वो सिर्फ आईएससी के लिए। आईआईटी के अंदर बस जैम क्वालिफाई करना है अच्छे रैंक के साथ, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू मैनेज, देखो आसमा थोड़ा सा, देखो तुम्हारे पास तो 2 ईयर का टाइम है, जैसे तुमने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो तुम्हारे पास 2 ईयर का टाइम है। तो अभी जस्ट क्या करना है तुम्हें, आगे फरवरी में मैं कहता कि तुम्हें 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो जस्ट तुम्हें 1 सब्जेक्ट ही करना है अभी, लेकिन उस सब्जेक्ट को अच्छे से करते हुए चलना है, और तुम्हारा कहीं पर भी बीएससी सफर नहीं होगी, ठीक है। बस ये है कि बीएससी में जो पढ़ रहे हो उसको भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना, ताकि तब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू है तो थ्योरेटिकल कोई दिक्कतें ना आ रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। अगर तुम अभी से सीरियस हो इस चीज के बारे में कि एमएससी करनी ही है, तो बुक्स को भी साथ के साथ रेफर करते हुए चलो, और जो यहाँ पर एक कोर्स आ रहा है इसको भी अच्छे साथ के साथ करते हुए चलो, कुछ छोड़ना मत। मतलब एक टाइम पे जस्ट एक सब्जेक्ट ही तुम अटेंड करना, लेकिन उसके असाइनमेंट्स टेस्ट कुछ भी नहीं छोड़ना है, साथ साथ कवर करते हुए चलो। अगर ये कि 2 करना चाहते हो, थोड़ा सा अपना हेक्टिक बनाना चाहते हो कि क्योंकि कुछ को होता है कि सिलेबस ना हम पहले खत्म कर लें, कुछ के मन में आएगा कि ना अगले साल, मतलब पहले इसी साल हम खत्म कर लेते हैं जून तक, समझ रहे हो, मतलब कि अभी स्टार्ट किया और 2024 वाले जून तक हमने सिलेबस को खत्म कर लिया और बाद में जस्ट रिवीजन का टाइम रहेगा। तो अगर वैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, जितने कोर्स तुम्हें अटेंड करने हैं तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी सजेशन मेरा ये रहेगा कि एक टाइम के ऊपर अभी एक सब्जेक्ट ही देखो तुम, ठीक है, और उसको ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना सब्जेक्ट उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहते हो तो सारे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे कि कोई चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सर न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, हाँ तो सर ये पीछे वाला चैप्टर को सर रिकॉल कैसे करेंगे सर? उसका क्वेश्चन फिर बनता नहीं रहता है देखो उसको। रिकॉल का, देखो पहली चीज तो ये है कि तुम्हें उसके, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे हम एक टॉपिक को खत्म करते हैं तो उसका आपका टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो टेस्ट तुम्हें साथ के साथ देना है, तो साथ के साथ वो तुम्हारा रिवाइज होता जाएगा। अब बात आती है रिकॉल करने की, लेट्स से कि 2 महीने बीत गए, हमने 2 महीने पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा था, तो तुम साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलोगे सब्जेक्ट के। क्या बनाते हुए चलोगे? शॉर्ट नोट्स। एक तो तुम्हारे कंप्लीट नोट्स हैं जो तुम यहाँ पर क्लास के नोट्स बना रहे होगे, इसके अलावा आएंगे एक शॉर्ट नोट्स जहां पर क्या लिखे होंगे, सिर्फ कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज। सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे वो कोई काम नहीं आएगा, कंसेप्ट और फॉर्मूले दोनों चीजें साथ साथ लिखते हुए चलनी है। जो टेस्ट में गलतियां की हैं वो उनके अंदर मेंशन करते हुए चलनी है। तो अगर लेट्स से कि तुम्हारे पास, तुम 2 महीने पहले जो तुमने पढ़ा था भूल गए, लेकिन तुमने वो जस्ट रिवाइज कर लिया, तो क्या मेजोरिटी चीज दोबारा से तुम्हारे माइंड में आ जाएगी? एग्री करते हो? तो ये चीज है। और ना ऐसा भी करना है तुम्हें साथ के साथ, लेट्स से कि तुम्हें 3-4 महीने हो गए एक सब्जेक्ट को पढ़े, तो साइड से हमारा नया सब्जेक्ट चल रहा है और पिछले वाले सब्जेक्ट को भी तुम्हें दोबारा से नोट्स रिवाइज करना है, जो तुमने कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं ना उसको भी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है तुम्हें लास्ट के मंथ में बहुत काम आएंगे। तब तुम फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होगे, तब तुम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे ना, तब बड़े काम आएंगे। तुमने रिवाइज किया वहां से, टेस्ट को अटेम्प्ट किया, लास्ट वीक में बड़े काम आएंगे एग्जाम देने से पहले, क्योंकि वहां पर तुम सारे नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते ना 2-3 दिन में। तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना पॉसिबल है, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। तो शॉर्ट नोट्स को बनाते हुए चलना है बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्या क्या चीजें होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर? तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारी चीजें जो तुमने टेस्ट में गलतियां की हैं, सिली मिस्टेक्स जो की हैं, उनको मेंशन करना ताकि वो रिपीट ना हो रही हो बाद में, ठीक है। तो ये चीज फॉलो करते हुए चलोगे तो दिक्कतें दूर हो जाएंगी सारी, ठीक है। और रिकॉलिंग का हर 2 महीने में तो मैंने एटलीस्ट कहा है कि कर लेना है, ठीक है। और बाकी अगर थोड़ा और कम इंटरवल के ऊपर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उतना टाइम मिलता नहीं है, तो 2 महीने में एटलीस्ट कर लेना कि अगर एक सब्जेक्ट को पढ़े 2 महीने हो गया, तो 2-3 दिन उठा करके बीच बीच में से एक आधा टॉपिक पढ़ लिया, और इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक बार जो शॉर्ट नोट्स बना रखे उनको रिकॉल कर लिया, तो वो चीज कर लोगे तो माइंड में चीजें रह जाएंगी। चाहे से 100% दोबारा से ना आए, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि 60% माइंड में आ जाएगा दोबारा से। एग्री करते हो कि यस। मल्टीपल टाइम करना जरूरी है, जितनी बार करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक बार में जस्ट तुमने पता किया कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दोबारा कहो करोगे कुछ नया सीखने के मिलेगा, तीसरी बार करोगे और कुछ नया आएगा, चौथी बार करोगे और कुछ नया आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मैकेनिक्स, तुम्हें कम से कम 3 बार करना पड़ेगा, ईएमटी 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ओके। ठीक है। तो क्लास में टाइम मिलेगा ना सर नोट्स लिखने देखो के लिए? टाइम मिलेगा, बाकी तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम कितना टाइम निकालते हो, क्योंकि देखो सब कुछ हमारे हाथ में कि हम टाइम कितना चुराते हैं। क्योंकि देखो कुछ की आदत होती है, मैं बताता हूँ तुम्हें। लेट्स से कि हम कॉलेज में हैं, ठीक है, कॉलेज में गए हैं, कॉलेज हमारा लेट्स से हमारी किसी दिन क्लास खत्म हो गया 4 PM पर, ठीक है। अब लेट्स से कि तुम पीजी में रहते हो वहीं पे, जो तुम्हारा डिस्टेंस दूर है लगभग 15-20 मिनट। अब तुम कॉलेज के हो सकता है कि 20 मिनट में पहुंच जाओ, हो सकता है कि तुम 1.5 घंटे में 2 घंटे में पहुंच रहे हो,
क्लासेस के बीच में टाइम है, एक क्लास है तुम्हारी 9 से 10 लेट से, और अगली क्लास है तुम्हारी 11 से 12। अब उस बीच के 1 घंटे में तुम क्या करते हो वो डिपेंड करता है कि नहीं? तो सारा स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, टाइम निकालना पड़ेगा। आएगा नहीं, अगर आएगा कि आप वेट करते रहोगे ना कि ये लगेगा तुम्हें कि अभी अगले संडे आने, मतलब कि लेट्स से सैटरडे आएगा, मेरी छुट्टी है उस दिन, या इस वीक में मेरे पास 2-3 दिन कॉलेज ऑफ है, अगर वो चीज वेट करोगे ना तो वेट करते रह जाओगे। तुम्हें टाइम ऐसे बीच बीच में से चुराना पड़ेगा, ठीक है? कि तुम्हारे पास 9 से 10 का बीच का, लेट्स से 10 से 11 का तुम्हारे पास इंटरवल फ्री है, बीच में क्लास नहीं है तुम्हारी कॉलेज में, तो लाइब्रेरी में पहुंच जाओ, ठीक है? कोई फ्री क्लासरूम है कॉलेज के अंदर, वहां बैठ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो वो चीज करनी पड़ेगी। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं 2 PM पर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। इन केस कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो बाद में, ठीक है? तो मिलते हैं 2 PM पर।